चलो बेटा स्टार्ट करते हैं। आइए सर, आज तारीख क्या है बताइए। आपका एग्ज़ाम कब है? या तो जून या फिर सितंबर। डन। आप सर क्या पढ़ने वाले हैं आज? पहले इस सब्जेक्ट में पेपर नंबर कौन सा है ये? 2। पहले सर इस सब्जेक्ट में लॉ भी था और इंग्लिश भी थी, है ना? पहले था ऐसा। 60 मार्क्स का ये था, 40 का ये था। इंस्टीट्यूट ने बोला अंग्रेज मत बनाओ। इंस्टीट्यूट ने क्या बोला? बच्चों को अंग्रेज मत बनाओ, है ना? हम बच्चों को अंग्रेज नहीं बनाएंगे, तो हम बच्चों को कानून सिखाएंगे। तो उन्होंने बोला 40 मार्क्स का और बढ़ा दो लो। डन। इंग्लिश खत्म कर दिया और अब पूरा का पूरा हम 100 मार्क्स का क्या पढ़ेंगे मेरे दोस्त? लो। क्लियर है ये? सर तो यहाँ पे अकाउंट क्यों लिखा हुआ है? ये आपको अकाउंट वाले सर बताएंगे, हम लॉ पे चल लेते हैं। आ जाओ। हम बेटा पहले डिस्कस करने वाले हैं मार्किंग स्कीम। क्या डिस्कस करने वाले हैं मेरे दोस्त? मार्किंग स्कीम, यानी हमें जो लड़ाई लड़नी है। क्या लड़ाई लड़नी है हमें? हमें एग्जाम पास करना है। डन। एग्जाम पास करने के लिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि एग्जाम में कौन कौन से हथियार यूज करेगा इंस्टीट्यूट, है ना? हमारा सीए इंस्टीट्यूट कौन कौन से हथियार से क्या क्या क्वेश्चन हमें देगा। क्लियर है? इसका मतलब है मार्किंग स्कीम। हमारा पूरा पेपर कितने का है दोस्त? 100 मार्क्स। ठीक है। क्या क्या पढ़ने वाले हो ये ओवरव्यू लेने वाले हैं अपन। आज तो चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे, लेकिन मैं बता देता हूं कि हम क्या क्या पढ़ेंगे एंटायर सिलेबस में। डन। आइए। सबसे पहले बिल्कुल बेटा ब्रांड न्यू चैप्टर आया है ये न्यू चैप्टर आया है इस बार। क्या नाम है चैप्टर का देखना? इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, यानी यहां पे आप लॉ का क्या पढ़ोगे? बिल्कुल बेसिक। डन। कि लॉ बनता कैसे है, लॉ का मतलब क्या है, ठीक है? कैसे कैसे पार्लियामेंट में लॉ को पास कराया जाता है, फिर कुछ मिनिस्ट्रीज के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है वो पढ़ोगे। चलें आगे। ये कितने मार्क कैरी कर रहा है दोस्त? आप 100 में से परसेंटाइल निकाल देना और हम मैक्सिमम लेके चलेंगे। मैक्सिमम बोले तो हायर साइड पकड़ रहे हैं हम। कौन सी साइड पकड़ रहे हैं? हायर साइड। बताइए कितने मार्क्स? 5 मार्क्स। डन। और इधर देखना, अगर लोअर पकड़े तो 0। तो सर चलते हैं, आज क्यों जग के आए हैं, सो ही जाते हैं। 0 मार्क का आएगा आज जो पढ़ने वाले हैं, लेकिन चांसेस हैं कि 5 का भी पूछा जा सकता है। 5 मार्क्स बहुत होते हैं। 40 का क्राइटेरिया पार करने के लिए 5 मार्क्स बहुत होते हैं। आइए अगला है। अगला और मोस्ट इंपॉर्टेंट मेरे दोस्त क्या है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। डन। कौन सा है? द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। बेटा देखना कितनी हाई कवरेज रख रहा है ये। 30 मार्क्स। हायर साइड पे चल रहे हैं, दोबारा बता रहा हूं। 30 मार्क्स। पास होने के लिए कितने चाहिए आपको ये पता है? हाँ बताना। पेपर नंबर 1 2 3 4 कितने कितने चाहिए? 40 40 40 और पास हो जाओगे। कितने कितने बने ये? 160। यहां पे हो जाओगे फेल। सब में 40 आएंगे तब भी फेल। हमें कितने चाहिए एग्रीगेट? 200। नहीं 200 ही है। 50% ही चाहिए बेटा पास होने के लिए।
और कठिन मत करो यार, है ना। किसने बताया आपको 220 हुआ? गलत डला हुआ है वो। इंस्टीट्यूट की साइट पे देखना, वहां पे 50 है क्राइटेरिया अभी। चले आइए, तो बेटा देखना हमें चाहिए कितने, अगर हम एक सब्जेक्ट की बात करें तो 40, और उसमें से 30 मार्क का क्या है हमारा, मैं बस आपको इसकी रेलिवेंस दिखा रहा हूं, मैं ये नहीं बोल रहा कि 40 लाने हैं। कभी ये मत सोच लेना मैं 40 वहां लिख रहा हूं तो इसका मतलब है 40 लाने हैं, मैं तो बोलूंगा 100 लाने हैं हमें। 100 का सोचोगे तब 80s में पहुंचोगे, 80s का सोचोगे तो 40s में पहुंचोगे, ये सीए का मजा है। जितना सोचोगे उसका 50% मिलता है यहाँ पे, 50% पासिंग क्राइटेरिया ना, इसलिए तो इंस्टीट्यूट बोलता है कि भाई 100 का सोचो, तब 50 आएंगे तब पास होगे आप। ये 12th नहीं है कि यहाँ हम लिख के आए और हमारे 100 आउट ऑफ 100 आ रहे हैं, और बहुत आसानी से सारे स्कूल बात करते हैं इस बात की 100 आउट ऑफ 100, 100 आउट ऑफ 100, है ना, लेकिन सीए में लाके दिखाओ तब माने। आइए, तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बेटा बहुत ज्यादा वेटेज रखता है, इसलिए इंपॉर्टेंट तो सारे ही हैं, लेकिन हम इसको प्रायोरिटी वाइज ज्यादा वेटेज देंगे, यानी हम इसको पढ़ने में ज्यादा टाइम लगाएंगे और अच्छे से इसको कवर करेंगे। आप भी जब रिवाइज करोगे ना मेरे दोस्त, तो आपको ये देख के चलना है कि कौन सा एक्ट कितने मार्क्स का पूछ रहा है इंस्टीट्यूट। कहीं ये 5 मार्क्स का है मैक्सिमम, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप 10-10 बार इसे रिवाइज कर रहे हो और इसे रिवाइज नहीं कर रहे, तो बताओ पास हो गए या नहीं, मुश्किल हो जाएगी, है कि नहीं। तो आपको ये देखना है कि कौन सा एक्ट कितनी ज्यादा वेटेज रखता है, उस हिसाब से हमें पढ़ना है। आगे आइए, अगला कौन सा है दोस्त, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। अच्छा डीप में जाके इसको बाद में पढ़ेंगे, आज नहीं पढ़ रहे, वरना पूरा सिलेबस आज ही खत्म हो जाएगा, आज पढ़ेंगे तो सबको डीप में जाके, है ना, फिर मैं पैसे कैसे लूंगा आपसे, अल्टीमेट तो यही है ना गोल। आइए, समझ रहे हो, पॉसिबल भी नहीं है यार पढ़ाना है, एक दिन में पढ़ाऊंगा तो आप फ्यूज हो जाओगे। आ जाओ, अगला क्या है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, और जो कितनी वेटेज रखता है मेरे दोस्त, 20 मार्क्स। डन, रिलेटिवली इससे कम वेटेज रख रहा है, लेकिन मैं बोलूंगा फर्स्ट चैप्टर से बहुत ज्यादा रख रहा है, इससे कम है और इससे बहुत ज्यादा है। आगे चले, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। पार्टनरशिप आपने 12th में बहुत घोल घोल के पिया है ना, अकाउंटिंग में हर टाइप की चीजें पढ़ चुके हो आप पार्टनरशिप में, लेकिन यहां पे आपको पूरा पार्टनरशिप एक्ट पढ़ना है, जो वेटेज रख रहा है कितनी, फिर से 20 मार्क्स। चलें आगे, नेक्स्ट है बेटा एलएलपी एक्ट, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट। इसमें से थोड़ा सा इंस्टीट्यूट ने सिलेबस कम करा है, ये कितनी वेटेज रख रहा है, 10 मार्क्स, क्योंकि बाकी के एक्ट बढ़ा दिए हैं, तो इसका कुछ पार्ट आईपीसीसी में मतलब इंटर में भी डाल दिया है, तो यहाँ से थोड़ी सी जो वेटेज कह रहा हूँ, जो थोड़ा सा सिलेबस है वो थोड़ा सा कट करके आगे भेज दिया उन्होंने, और उसका कुछ पार्ट हमने यहाँ पे उठाया। जैसे कॉन्ट्रैक्ट में यहाँ पे चीजें बढ़ी हैं, देखो मैं बता देता हूँ, कॉन्ट्रैक्ट में पहले ये वाले टॉपिक्स नहीं थे, सीए फाउंडेशन में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, गारंटी, बेलमेंट एंड एजेंसी, ये पहले सीए इंटर में होता था, सीए फाउंडेशन में इसके प्रोविजंस नहीं थे, अब आ गए हैं। आगे आइए, ऐसे ही यहां से बहुत सारी चीजें, कुछ चीजें कट गई हैं और वो इंटर में पहुंच गई हैं। चलें आगे, आगे आइए, कंपनी एक्ट। अगला है हमारा कंपनी एक्ट, जो फिर देखना वेटेज रख रहा है 20 मार्क्स की। किसके बराबर है ये, 20 मार्क्स की वेटेज और कौन रख रहा था देखना, ये दोनों, पार्टनरशिप और सोगा। आइएगा, फिर कंपनी एक्ट भी 20 मार्क्स की रख रहा है। नेक्स्ट क्या है, ये बिल्कुल ब्रांड न्यू है दोस्त, ये क्या है, ब्रांड न्यू, ये फाउंडेशन में नहीं था, ये नया एक्ट फाउंडेशन में डाल दिया गया है, जो पहले इंटर में पढ़ाते थे हम लोग, अब वो फाउंडेशन में पढ़ना है आपको, इंग्लिश हटा के ये चीजें बढ़ाई हैं। क्या है, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, कितनी वेटेज रख रहा है, 15 मार्क्स। अब देखना आपने पढ़ना कैसे है,
मैं आपको बोलूंगा आप ना बंच क्रिएट करना और बंच के हिसाब से रिवाइज करना। ये तो खुद ही अपने आप में बंच है, 30 मार्क्स का है, तो जाहिर सी बात है इसमें कंटेंट बहुत सारा होगा। डन। तो इसको अच्छे से रिवाइज करना है। प्रायोरिटी कौन सी हो गई ये बताओ? फर्स्ट प्रायोरिटी। आपको किसी भी सब्जेक्ट को, मैं नहीं बोल रहा आपको कि ये लॉ में ही काम आएगी चीज, जो चीज मैं आपको समझा रहा हूं ये आपको हर सब्जेक्ट में लगानी है। हर सब्जेक्ट में अगर अप्लाई करोगे तो आप बहुत आसानी से पास हो जाओगे। डन। तो आपको प्रायोरिटी वाइज सिलेक्शन करना है, जिसको हमारी सीए की इंडस्ट्री में एबीसी एनालिसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एबीसी एनालिसिस, जिसमें हम क्या करते हैं? ग्रेडिंग करते हैं। फर्स्ट का मतलब क्या है? ग्रेड ए। समझ में आया? अब हम क्या करेंगे देखना, 20 मार्क्स का कौन है बताना। इसके बाद जो वेटेज रख रहा है, एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक कंपनी हो गया। ये जो तीनों हैं भाई, कौन कौन सा था बताना? सोगा, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, और पार्टनरशिप एक्ट, और कंपनी। 20 सर 90 हो गए, 90 हो गए है ना? अगर आप देखो तो कॉन्ट्रैक्ट 30 और 60 ही है, 90 हो गए, ज्यादा हो जाएंगे, इतने हजम नहीं कर पा रहे सर नंबर हम। तो सर हमें इनको रखना है कौन सी लिस्ट में? प्रायोरिटी सेकंड, यानी कि ग्रेड बी। गेम समझ में आ रहा है आपको? सबसे पहली प्रायोरिटी किसको दी हमने? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को। अब सेकंड प्रायोरिटी इसमें से आपको किसको देनी है? इन तीनों को, यानी इनको बिल्कुल इक्वल इंपॉर्टेंस के साथ पढ़ना है। ये आपका बॉयफ्रेंड नहीं, लेकिन तीनों आपके बेस्ट फ्रेंड है। बॉयफ्रेंड कौन है? अरे बोलो। कह रही है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इतने बुरे दिन आ गए दीदी के। आ जाओ, भगवान ना करे किसी की जिंदगी में आए। आइए, पता चल गया आपको? सेकंड प्रायोरिटी पता चल गई। सेकंड प्रायोरिटी हमें किसको देनी है बोलो ना? सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट को, पार्टनरशिप एक्ट को और कंपनी एक्ट को। कहने का मतलब यह है कि इनको आपको इग्नोर नहीं करना है, इनको बहुत अच्छे से पढ़ना है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से थोड़ा सा कम टाइम देना है। जैसे मैं अगर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को मैंने दिए कि मैं सर 15 दिन, महीने के 15 दिन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ूंगा, तो इनको कितने देने हैं आपको? 10 दिन। बाकी के 5 दिन जो बचेगा उसको। गेम समझ में आया? आइए, अब कौन बचता है? निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। सुनना मेरी बात इसको ध्यान से, ये है तो कम मार्क का, लेकिन इसमें से ज्यादा पूछा जाएगा। पूछो क्यों? क्योंकि नया नया है। तो इंस्टीट्यूट का मजे लेने का तो थोड़ा सा है तरीका बच्चों के साथ, तो वो क्या करेंगे, नए में से ज्यादा पूछेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे हर बार 30% रिजल्ट आता है, 70% बच्चा हर बार रीअपेयर होता है। तो कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो कोचिंग नहीं ले रहे होंगे और वो सोच रहे होंगे कि मैं खुद से पढ़ के कर लूंगा, तो वो ज्यादा उसमें से पूछेंगे जो नया नया है। इससे एक तरह से ये भी प्रूव होगा कि हम अपनी न्यू स्कीम को प्रमोट कर रहे हैं, हम नई स्कीम में से ज्यादा चीजें पूछ रहे हैं। समझ में आ रहा है कुछ? तो इसको प्रायोरिटी मैं सी दे रहा हूं आपके हिसाब से थर्ड, लेकिन ये भी बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि न्यू है। लास्ट में क्या बचता है? हमारा चैप्टर 1। चैप्टर 1 में से मुझे लगता है कि बहुत रेयर चांसेस हैं कि ये 5 मार्क्स का भी पूछेंगे। हम हायर पे लेके चल रहे हैं सारी चीजों को, इसलिए हम 5 मार्क्स बोल रहे हैं, लेकिन चैप्टर 1 आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए है। अगर इसमें से पूछा जाएगा तो 2 से 3 मार्क का पूछा जाएगा, 5 मार्क इसके लिए बहुत ज्यादा है। समझ रहे हो मेरी बात? तो इसको हम बिल्कुल थर्ड क्लास चैप्टर नहीं बोलेंगे, लेकिन प्रायोरिटी इसकी क्या है? सी थी, डी थी? डी है। समझ में आया? गेम समझ में आया? पढ़ना कैसे है? पूरा का पूरा सिलेबस का आपको एक बर्ड आई व्यू मिल गया है। बताओ, एलएलपी रह गया? बताता क्यों नहीं है भाई? आ जाओ। एलएलपी है आपका 10 मार्क का,
मैं तभी कहूं कि 20 एक्स्ट्रा होने चाहिए। एलएलपी और चैप्टर नंबर 1 मैंने एक साथ बोल दिए बेटा, इनको आप एक साथ पढ़ना। पूछो क्यों? पूछो क्यों? क्योंकि एलएलपी का ना बहुत सारा पार्ट इंटर में भी डाल दिया है, तो फाउंडेशन में चांसेस हैं कि कम पूछा जाए, फाउंडेशन में चांसेस हैं कि कम पूछा जाए। समझ में आया? बोलो, सारे जोड़ना कितने हो गए मार्क्स? हाँ, सारे मार्क्स कितने हो गए? बोलो ना। 120। इसका मतलब सर 20 मार्क्स का आपके पास आएगा ऑप्शन। क्या आएगा आपके पास? ऑप्शन। यानी 20 मार्क्स के जो क्वेश्चन होंगे वो ऑप्शनल होंगे। डन। उसमें से एक क्वेश्चन आता है हमें कि हमें छोड़ने, मन से छोड़ने का अवसर मिलता है, लेकिन पहला क्वेश्चन सुनना ध्यान से, सीए के अंदर हमेशा जो क्वेश्चन नंबर 1 होता है वो क्या होता है? कंपलसरी क्वेश्चन होता है, उसको आप छोड़ नहीं सकते। समझ में आया? बाकी के जो एक को लेके बाकी के 6 क्वेश्चन होंगे, इसमें से कोई 5 अटेम्प्ट करने होते हैं। डन। टोटल 7 क्वेश्चन आते हैं, इसमें से कोई 5 करने हैं आपको। एक ऑप्शन में आपको छोड़ने का अवसर मिलेगा, यानी आप एक क्वेश्चन में चूज कर सकते हो कि आपको कौन सा करना है। डन? ये हमने समझ लिया पेपर। बोलो, समझ में आया? सारे एक्ट का नाम पता चला आपको? एक बार दोबारा लोगे मेरे सामने। पहला क्या है बताना? इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, जिसमें आप पढ़ने वाले हो क्या? बेसिक। अगला द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ये कौन है आपका? आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, बहुत सारा टाइम देना है इसको, है ना? मतलब रिप्लेस कर देना अपने अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से इसको। आ जाओ, जितना टाइम उसको देते हो उसको हटा के इसको देना है आपको। अगला सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, इसमें क्या पढ़ेंगे? ये भी बेटा पहले ना इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ही पार्ट होता था, बहुत पहले की बात बता रहा हूं मैं, लेकिन सेल्स की ट्रांजैक्शन बहुत ज्यादा होने लगी, क्योंकि कमर्शियल ट्रांजैक्शन होने लगी तो सेल्स की ट्रांजैक्शन बहुत ज्यादा होने लगी, तो उसमें लिटिगेशन ज्यादा आने लगी, इसलिए ये एक अलग एक्ट बना दिया। ठीक है, 1930 में। 1930 से पहले ये सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में ही था। चले आगे आइए। अगला कौन सा है? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, ये तो आप जानते ही हो, पार्टनरशिप आपने पी है घोल घोल के। अगला क्या है? लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008, ये भी बहुत नया नया है, इंडिया के अंदर कंसेप्ट ही नया है, ये पहले इंडिया के अंदर ही कंसेप्ट नहीं था, तो ये पूरा का पूरा एक्ट नया है, बहुत मजा आएगा, पढ़ेंगे। आगे आइए। नेक्स्ट, कंपनी एक्ट 2013, पहले 1956 होता था, अब ये चेंज कर दिया था मोदी जी ने, और इसमें बहुत सारे प्रोविजन बहुत बढ़िया बढ़िया डाले हैं, जब पढ़ेंगे तब डिस्कस करेंगे। आगे आइए। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, ये भी बहुत पुराना एक्ट है भाई, इसमें हम निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के बारे में पढ़ेंगे, जैसे चेक होता है, आपने बिल्स ऑफ एक्सचेंज पढ़ा होगा? नहीं पढ़ा? 11th में भी नहीं? इसमें हम सारे इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ेंगे, प्रोमिसरी नोट होता है, चेक होता है, सबको डिटेल में पढ़ेंगे, है ना? आइए, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आप बोलो, नई वाली? हाँ, नई वाली मंगा लेना, क्योंकि चीजें चेंज हुई हैं बहुत सारी। आइए, अच्छा सुनना, चैप्टर, हमारा सब्जेक्ट क्या है बेटा? लॉ। इससे पहले आपने ये सब्जेक्ट सुना था अपनी लाइफ में? नहीं, कभी नहीं? अरे सुना था लॉ, कभी आपने पढ़ा है आज तक जिंदगी में? नहीं? तो यानी कि आप बताओ कैसा होने वाला है ये, मजेदार या कठिन? हाँ? अरे जब आप वो दिन याद करो जब आप बचपन में गए थे स्कूल में पढ़ने, और आपको पहली बार पढ़ाया गया था ए फॉर एप्पल और बी फॉर बॉल, या आपको टेबल सिखाई गई थी, याद है आपको वो दिन? मजा आता था ना बचपन में? हाँ? तो ये आपका लॉ का क्या है बेटा? लॉ का क्या है ये? बचपन। इसका मतलब आपको बहुत मजा आने वाला है, आप बिल्कुल बेसिक से पढ़ोगे, और आप लाइफ में कोई सब्जेक्ट अगर पहली बार पढ़ रहे हो तो ऑब्वियस है कि आप उसमें ज्यादा कठिन कठिन चीजें नहीं होंगी, सारी बेसिक बेसिक चीजें होंगी।
है ना। इसका जो एडवांस लेवल है वो तो आप इंटर में पढ़ोगे, और उसका भी जो एडवांस लेवल है वो कहाँ पढ़ोगे, फाइनल में पढ़ोगे। तो यहाँ पे तो पहली बार पढ़ने वाले हो तो मजा आने वाला है, डन। ज्यादा कठिन नहीं होगा, लेकिन जिस बच्चे को भी ऐसा लगता है कि मुझसे थ्योरी याद नहीं होती, वो लिख के ले लो कि यहाँ पे याद करनी पड़ेगी। मैं ये नहीं बोल रहा हो जाएगी, करनी पड़ेगी, कोई और ऑप्शन ही नहीं है। समझ में आ रहा है? ठीक है, मेहनत करनी है। आइए तो बेटा पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। पहले चैप्टर का नाम है द इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। सही है। यहाँ पे बहुत सारी बेसिक चीजें पढ़ेंगे, जैसे कि लॉ क्या होता है, एक्ट क्या होता है, एक्ट को पढ़ते कैसे हैं, ठीक है, और प्रोसेस क्या है लॉ को बनाने का, ठीक, किस किस चीजों से मिलके हमारा लॉ बनता है। फिर कुछ मिनिस्ट्रीज हैं जो ये नई नई दी है, पहले मिनिस्ट्रीज के बारे में कुछ भी नहीं था हमारे लॉ के अंदर, जो फाउंडेशन का सिलेबस था, अब वो बिल्कुल नया नया दिया है। तो कुछ हमारी मिनिस्ट्री है गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट की, वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे जो जो सीए से रिलेटेड है। आइए दे दो बेटा, ले लो। आइए पढ़ लिया क्या आप लोगों ने? बताइए फिर, व्हाट इज लॉ? इट इज ए सब्जेक्ट, पेपर नंबर 2, explained by Vikas sir, having 100 marks. बोलो, व्हाट इज लॉ? मान लो आप एग्जाम में बैठे हो और बिल्कुल ब्रांड न्यू क्वेश्चन आ गया आपके सामने, तो बताओ नोट्स चलेंगे वहां? नहीं, वो क्वेश्चन कभी था ही नहीं, क्वेश्चन कहीं पे था ही नहीं, बिल्कुल ब्रांड न्यू बनाया किसी ने, वहां नोट्स चलेंगे? आप बताओ क्या चलेगा वहां? एप्लीकेशन ऑफ माइंड। किसी भी चीज को ध्यान से सुनना, किसी भी डिसीजन मेकिंग के लिए या किसी भी चीज को पूरा करने के लिए सबसे जो ज्यादा जरूरी है वो क्या है? एप्लीकेशन ऑफ माइंड। अगर आपका माइंड उस हिसाब से चल रहा है जिस हिसाब से वहां पे चलना चाहिए, तो आप उस चीज को क्रैक कर दोगे। अगर आप सोचोगे कि मैं रट्टू तोता बन जाऊं और नोट्स में जो लिखा है उसे रट लूं, तो आप पास तो हो जाओगे, मैं ये नहीं बोल रहा पास नहीं होगे, पास तो हो जाओगे, लेकिन वो मजा नहीं आएगा, वो डिसीजन मेकिंग आप नहीं सीख पाओगे अगर आप अपना एप्लीकेशन ऑफ माइंड नहीं करोगे। समझ रहे हो? तो मैं बस वही चाहता हूं कि आपके अंदर जो जो है आप वो बोलो। बताइए, बताइए जल्दी से। कह रही है सर मुझसे तो नहीं पूछना था, मैंने तो पैसे दिए थे आपको। बोलो बोलो, व्हाट इज लॉ? अरे इनसे पूछ रहा हूं मैं, बोलो मैडम। नहीं पता? यहाँ कपिल शर्मा शो चल रहा है क्या? इतना हंस रही है। अभी तो मैंने चालू भी नहीं करा, अभी तो बहुत मजा आएगा जब हंसोगे आप। हाँ सुनो, आप पुराना टाइम याद करो, पहले क्या होता था? बहुत पुराना टाइम, हाँ, राजा वाला, जब लोग वॉर करते थे और दूसरे को जीत लेते थे और उस पर शासन करते थे, है ना। तब कोई लॉ नहीं था। क्या करते थे लोग? जो जो ज्यादा तादाद में थे, जिनके पास ज्यादा हथियार थे, वो दूसरों को मारते थे और उनको रूल करते थे, है ना। यानी वहां पे उनका बिहेवियर कंट्रोल करने के लिए कोई भी नियम कानून नहीं बने थे। वहां पे सिंपल सा नियम था कि जो ताकतवर वो राजा, है ना। तो ऐसे तो दिक्कत हो जाएगी यार, क्योंकि ताकत आप खुद थोड़ी ना लाते हो, ताकत तो भगवान दे देता है। जैसा आपका शरीर डेवलप हुआ वैसी हो गई ताकत, आप उसे एक मोल्ड करके थोड़ी बहुत बढ़ा सकते हो, ये तो नहीं है कि बिल्कुल बाहुबली बन जाओगे। डन। तो सबको बराबर राइट्स मिलने चाहिए, पॉइंट है नहीं है, बोलो ना, मिलने चाहिए। तो इसके लिए क्या बनाए जाते हैं बेटा? लॉ। आइए, कह रहे लॉ मीन्स सेट ऑफ रूल विच कंट्रोल द बिहेवियर ऑफ ए पर्सन। यानी ये क्या होते हैं मेरे दोस्त? दीदी ने बोला था रूल्स एंड रेगुलेशन, तो ये क्या होते हैं? सेट ऑफ रूल्स।
सेट ऑफ का मतलब क्या है? सेट ऑफ का मतलब क्या है? बंच ऑफ रूल, है ना, या एक से ज्यादा। समझ में आया? तो कह रहा है लॉ का मतलब है सेट ऑफ रूल जो कंट्रोल करेंगे बिहेवियर एक पर्सन का, क्या करने के लिए? प्रोटेक्ट करने के लिए राइट, प्रॉपर्टी या किसी पर्सन को, विद ए व्यू टू सिक्योर जस्टिस। क्या सिक्योर करने के लिए? जस्टिस, पीसफुल लिविंग एंड सोशल सिक्योरिटी। आज की डेट में जो आप इंडिया के अंदर बहुत आजादी से सांस ले पा रहे हो, ये किसकी वजह से? लॉ की वजह से। वरना अगर लॉ नहीं होते तो आप क्या करते? हमेशा डर लगा रहता कि रात को कोई दूसरे लोग आएंगे, वो आप पे हमला करेंगे और वो पूरा शासन जीत लेंगे। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? बताओ, अगर शिवम को, आपका नाम क्या, दिवांशु पे गुस्सा आ रहा है, मान लो गुस्सा आ रहा है, ये इसको थप्पड़ क्यों नहीं मार रहा है? डर के मारे कहीं जेल ना जाना पड़ जाए, है ना। लोग अपने गुस्से को कंट्रोल कर रहे हैं, यानी लॉ ऐसी चीज है जो क्या कर रहा है? कंट्रोल कर रहा है बिहेवियर ऑफ पर्सन। कि कोई भी गलत विचार आने से पहले लॉ के बारे में सोच लेना, ये रूल बने हुए हैं कि आप ऐसा नहीं कर सकते। लॉकडाउन में बहुत अच्छे से कंट्रोल करा था आप लोगों का बिहेवियर, है ना। लॉकडाउन में बताओ क्या हुआ था? सर हमने थालियां बजाई थी। क्या हुआ था बताओ? आप घर से नहीं निकल रहे थे, क्यों नहीं निकल रहे थे? पुलिस वाले मारते थे सर। एक दिन मैं गया था, शिवम कह रहा है एक दिन मैं गया था सर, लाल होके आया था पूरा, है ना। वो भी बेटा उस वक्त भी हमारे इंडिया के अंदर लॉ इनफोर्स था। कौन सा लॉ था बताओ? कौन सा लॉ था उस वक्त लॉकडाउन में? बताया था मैंने यार, बताओ। सुनो, जब भी बेटा कोई आपदा आती है ना, कोई भी डिजास्टर आती है, तो एक एक्ट है हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट। क्या? डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, वो इनफोर्स में आ जाता है। तो उस, आप देखते थे ना रोज रोज न्यूज में डीएमए की मीटिंग होने वाली है, डीएमए की मीटिंग होने वाली है, तो वो वही मीटिंग होती थी, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट की मीटिंग होती थी। वो डिसाइड करते थे कि कहाँ पे लॉकडाउन रखना है, कहाँ पे लॉकडाउन नहीं रखना, कैसे उस वक्त पे उस आपदा के दिनों में लोगों का बिहेवियर कंट्रोल करना है ताकि वो और स्प्रेड ना हो। समझ में आया? तो उस वक्त कौन सा एक्ट लगा हुआ था? पुलिस वाले क्यों मार रहे थे? उनको राइट कैसे मिल गया आपको घर से ना निकलने देने का? लॉ से। समझ रहे हो मेरी बात? आज भी तो आप घर से निकल के आए हो, सब घूम रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं, आज तो पुलिस वाले नहीं मार रहे, क्यों? डिजास्टर चली गई, लॉ हट गया। समझ में आ रहा है कुछ? तो उस वक्त क्या था, वो लॉ इनफोर्स था और उसके तहत उनको वो पावर मिली हुई थी कि भैया आपको कंट्रोल करनी है ये चीजें। डन? तो इसलिए आप लोगों को घर में बंद करा हुआ था। आगे आइए, इतना समझ में आया? तो भैया लॉ का मतलब है सेट ऑफ रूल विच कंट्रोल द बिहेवियर ऑफ ए पर्सन, प्रोटेक्ट द राइट, प्रॉपर्टी और ए पर्सन विद ए व्यू टू सिक्योर जस्टिस, पीसफुल लिविंग एंड सोशल सिक्योरिटी। खुशी मैडम सुना दो, सॉरी परी मैडम सुना दो, बात तो वही है। थोड़ा थोड़ा गायब है, मैडम आप सुनाओ। विद ए व्यू टू सिक्योर, क्या विद ए व्यू टू सिक्योर जस्टिस, पीसफुल लिविंग एंड सोशल सिक्योरिटी। जस्टिस मतलब न्याय के लिए, पीसफुल लिविंग मतलब शांति से रहने के लिए, और सोशल सिक्योरिटी आपको पता ही है, समाज में आप घूम पा रहे हो, जा पा रहे हो, सब कुछ कर पा रहे हो, उसके लिए डिस्क्रिमिनेशन ना होना, कह सकते हैं। आप ही सुना दो फिर। बेटा तीनों चीजों को प्रोटेक्ट करता है, किसको? राइट को, किसी की प्रॉपर्टी को भी और पर्सन को भी। चले आगे, आइए।
याद हो जाएगा? इतना समझ में आया? आ गया ये। अब कह रहा है सोर्सेस ऑफ लॉ क्या होते हैं, मतलब जो लॉ है उसके सोर्स क्या है मेरे दोस्त। हमारे यहां किसी भी लॉ को पावर कहां से मिलती है बताइए, आप बताइए। कॉन्स्टिट्यूशन, बिल्कुल सही, ये देखो यहां पे लिखा है। मेन सोर्स ऑफ लॉ क्या है हमारे यहां का? कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि जितने भी लॉ हैं मेरे दोस्त, उनको पावर कहां से मिलती है? कॉन्स्टिट्यूशन से। लेकिन लॉ बनाए कहां जाते हैं बताइए, बताइए। कह रहा है द स्टैट्यूट, स्टैट्यूट का मतलब लॉ होता है बेटा। कह रहा है स्टैट्यूट और लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट एंड द स्टेट असेंबली। सुनना, सबसे पहला मेन सोर्स क्या हुआ हमारा? कॉन्स्टिट्यूशन। यानी हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके तहत जितने भी लॉ हैं वो उसके दायरे में आने चाहिए, यानी उससे कंप्लाई करने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई लॉ बना दिया और वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल निकला, यानी वो कॉन्स्टिट्यूशन को मानता ही नहीं। जैसे आपने बोला कि जैसे अभी उसमें चल रहा था बाहर से बुलाने वाला एनर्स क्या सीए है ना, उसमें क्या था? उसमें बोल रहे थे ना कि बाहर वाला जो जितने भी बाहर के लोग हैं जो गैर मुस्लिम हैं उनको हम वापस बुलाएंगे, ऐसा चल रहा है ना। आ गया ना? आप तो बोल ही नहीं रहे आप, छोड़ो छोड़ो, बोल नहीं रहे तो डन। ऐसा मान लो हम ऐसा लॉ बना दे कि जितने भी हिंदू हैं उनको इंडिया से बाहर निकाल देंगे, छूटते ही आप बोलोगे क्या है ये? अनकॉन्स्टिट्यूशनल है ना। तो इस तरह का कोई भी लॉ आप नहीं बना सकते विच इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो मेन सोर्स ऑफ लॉ क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत सारे आर्टिकल हैं जो आपको बताते हैं कि लॉ में क्या क्या चीजें होनी चाहिए और डेमोक्रेसी में हमें किस तरह से जीना है। चले आ गया ये। कह रहा है स्टैट्यूट और लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट एंड द स्टेट असेंबली इज ऑल्सो इज द सोर्स ऑफ लॉ। जो लॉ हम बनाते हैं कहां पे? पार्लियामेंट में या फिर स्टेट असेंबलीज में, ये भी क्या होते हैं? लॉ के सोर्स होते हैं। क्या होते हैं? ये भी सोर्स होते हैं। मेन सोर्स क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन। बाकी मेन नहीं है, लेकिन ये भी सोर्सेज ऑफ लॉ है। जैसे कि कोई भी लॉ है बनता कैसे है? पार्लियामेंट में बनता है। अभी हम बात करेंगे नीचे, डिटेल में अभी नहीं जा रहा, अभी सोर्स पढ़ लेते हैं कि लॉ के सोर्स क्या होते हैं। किसी लॉ का मतलब क्या? कोई भी सेट ऑफ रूल। तो वो जो सेट ऑफ रूल है उसके सोर्सेस क्या है, कहां से आया है? या तो कॉन्स्टिट्यूशन से आएगा या पार्लियामेंट में बनेगा। समझ में आया? तो पहला सोर्स क्या है? मेन सोर्स कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरा स्टैट्यूट या लॉ मेड बाय दी पार्लियामेंट या स्टेट असेंबलीज। स्टेट असेंबलीज बोले तो क्या? ये स्टेट लेवल के लॉ बनाती है दोस्त, है ना। इसको ये भी बोल सकते हैं कि स्टेट की पार्लियामेंट। क्या बोल सकते हैं? स्टेट की पार्लियामेंट। यानी यहां पे जो लॉ बनेंगे वो कहां पे एप्लीकेबल होंगे? उस स्टेट में। आ रहे समझ में? और जो पार्लियामेंट में बनेंगे वो कहां पे एप्लीकेबल होंगे? वो डिपेंड करता है कहां एप्लीकेबल करवा रहे हैं, है ना, ऑल ओवर इंडिया। आइए अगला बोलता है प्रेसिडेंट और द जुडिशियल डिसीजन ऑफ द वेरियस कोर्ट्स। ये भी क्या है? ये भी सर सोर्स है। प्रेसिडेंट का मतलब क्या होता है? हाँ, प्रेसिडेंट का मतलब क्या होता है? प्रीवियस डिसीजंस ऑफ कोर्ट। ठीक है, कोर्ट ने जो डिसीजन सुनाए हैं उसके बेसिस पे भी बहुत सारी चीजें बेटा डिसाइड होती हैं। जैसे मैं बता देता हूं आपको। जैसे मान लो एक लॉ बना कि भैया अगर शिवम ने दिवांशु को चक्कू मार दिया तो शिवम को मर्डर की सजा सुनाई जाएगी। डन? मेरे को बताना
मर्डर की सजा सुनाई जाएगी और ये इसको कहां बंद करा जाएगा? जेल में। लेकिन जेल में भगवान ना करे कभी भी ऐसा हो, ये बच्चा बीमार हो गया, ये बच्चा बीमार हो गया, या मान लो घर में कोई फंक्शन आ गया या कोई ऐसी चीज हो गई जिससे ऐसा हो सकता है कि हमारे जो जज साहब बैठे हैं वो बोले कि इसको बेल दे दो। समझ में आ रहा है? जज साहब बोले कि इसको बेल दे दो, तो जज साहब अगर मर्डर कराए तो कौन से सेक्शन में सजा मिलेगी? 302 आईपीसी का सेक्शन है ना, 302। आपको नहीं पढ़ना है सब, डन। तो मान लो उसमें सजा मिली थी और वहां लिखा था कि बेल नहीं हो सकती, ऐसा मान लो, मैं बोल रहा हूं, डन। वहां पे लिखा था कि बेल नहीं हो सकती, लेकिन इसकी तबीयत खराब हो गई या घर में कोई ऐसी चीज निकल के आ गई कि जज साहब को ऐसा लगा कि बेल दे देनी चाहिए, तो इसको बेल मिल गई। बेल मिलने के बाद मान लो 5 साल की, 5 साल की नहीं, ज्यादा हो गई, 5 महीने की बेल मिल गई और ये चला गया कि भैया ट्रीटमेंट चलाओ, ये करो, जब ये ठीक हो जाएगा वापस ले आना। बेल मिल गई। तो अब ये डिसीजन एक ऐसा डिसीजन हो गया कि इस वाले सेक्शन में, इस वाले ग्राउंड पे बेल मिल जाती है कि अगर बंदा बीमार हो तो ये डिसीजन पहले हो चुका है कि यहां पे आपको बेल मिल जाएगी। तो वो जो डिसीजन है वो भी एक क्या हो गया? सोर्स हो गया लॉ का, कि कल को अगर ऐसा कोई सिनारियो कोर्ट ऑफ लॉ में आता है तो आपको पुराने डिसीजन को रेफर करना है और उस पुराने डिसीजन को रेफर जो आपने करा है उसको देख के जज साहब फैसला लेंगे। समझ में आया? इंडिया के अंदर बेटा कोर्ट में रोज ऐसे बहुत सारे फैसले लिए जाते हैं जो पुराने डिसीजन को देख के लिए जा रहे हैं। समझ में आ रहा है आपको? क्योंकि बहुत, जैसे लॉ बना, अब जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, बहुत पुराना एक्ट है 1872, उसमें कितने सारे केसेस हो चुके होंगे, कितनी सारी जजमेंट आ चुकी होंगी, तो उन जजमेंट को आज अगर कोई डिसीजन होना है तो उन जजमेंट को भी रेफर किया जाएगा। समझ में आया? अभी आपको पता है केजरीवाल जी जेल में है, पता है आपको ये बात? और कोई उनकी पार्टी का बंदा बाहर आया है, क्या है नाम उनका? ये बच्ची रखती है नॉलेज, है ना, और किसी को नहीं पता। आप नहीं देखते ना पॉलिटिक्स, न्यूज ही नहीं देखते सर, हम तो बस रील रील रील। आई एम ए डिस्को डांसर, है ना। सुनो, तो उनको बेल मिल गई, लेकिन उनका जो केस है और जो केजरीवाल जी का केस है ना, वो थोड़ा सा अलग है। और उनको जिस ग्राउंड पे बेल मिली है उसमें ये लिखा है कि इसको प्रेसिडेंट नहीं मानेंगे उसको। उसमें जब उन्होंने जजमेंट दी है ना, जज साहब ने ये लिख दिया कि इसको प्रेसिडेंट नहीं मानेंगे। प्रेसिडेंट का मतलब ऐसा डिसीजन होता है जिसको आगे भी रेफर किया जा सके। गेम समझ में आ रहा है? प्रेसिडेंट का मतलब एक ऐसा डिसीजन कोर्ट ऑफ लॉ का विच कैन बी रेफर एज ए रेफरेंस, ठीक है, उसको रेफरेंस की तरह अपन यूज कर सकते हैं। आ गया ये प्रेसिडेंट का मतलब, समझे? जुडिशियल डिसीजन का मतलब भी वही है कि जो कोर्ट में डिसीजन लिए गए। समझ में आया? आइए आगे। अब कह रहा है इन सम केसेस एस्टैब्लिश कस्टम्स एंड दी यूजेस। इन सम केसेस एस्टैब्लिश कस्टम एंड यूजेस को भी हम एज ए रेफरेंस की तरह यानी सोर्स ऑफ लॉ मानेंगे। ठीक है? आपने ये देखा होगा, आप कभी वहां गए हो केदारनाथ? केदारनाथ की आपने बहुत सारी वीडियो देखी होगी, रील्स वील्स में देखी तो होगी, और उसमें ये भी देखा होगा आपने कि लोग ऐसे ऐसे कपड़े भी वहां पे पहन के चले जाते हैं जो वहां के लोगों को पसंद नहीं है। वहां के लोगों का मानना है, बहुत सारी आस्था जुड़ी है यार उस जगह से, तो वहां के लोगों का ये मानना है कि वहां पे अगर आप आ रहे हो तो एक उस अटायर में आओगे जो हिंदू के हिसाब से अटायर ठीक है और इंडियन ट्रेडिशन में माना जाता है। तो वहां पे एक तरह से ये रूल बना दिया, बोलो ना, वहां पे ये एस्टैब्लिश कस्टम और यूजेस है कि भैया अगर आप उस जगह पे जा रहे हो तो आपको उस तरीके से जाना पड़ेगा। अगर आप उस तरीके से नहीं जाओगे तो ये रूल है कि आपको हम जाने नहीं देंगे। तो ये भी सोर्स ऑफ लॉ बन जाते हैं कई बार, एस्टैब्लिश कस्टम एंड यूजेस। गेम समझ में आया? किस चीज का? हाँ, वहां पे उन संस्था ने ये जजमेंट पास कर दी ना,
उन्होंने एक अपने लेटर हेड पे जजमेंट पास कर दी कि इस तरीके से अगर कोई आएगा तो यहाँ पे एंट्री अलाउड नहीं है। तो वो किस बेसिस पे करी उन्होंने, बोलो, यूजेस और कस्टम के बेसिस पे, कि वहां पे ये चीज बहुत दिनों से मानी जाती है कि ये चीज इस तरीके से ही चलेगी। और आज के लोग, जैसे हमारे इंडिया में वेस्टर्न कल्चर घुसता जा रहा है, तो आप उसकी तरह यहां पे नहीं आओगे। गेम समझ में आया? चलें आगे, चलें एक बार पढ़ लो, ये समझ में आ जाएगा अब आपको, हमने पूरा डिस्कस कर लिया है। कह रहा है यू मस्ट बी अवेयर दैट द इंडिया इज ए पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, वी हैव ए कॉन्स्टिट्यूशन विच इज द basis and the source of laws, we elect our representative to the parliament as well as to the legislative assembly for the various state। यहीं पे रुक जाना, मेरे को बताना, अभी हमारे यहाँ इलेक्शन होने वाले हैं, है ना? तो हम किसको चुनेंगे इलेक्शन में, बताइए? अरे हाँ, आपका राइट है, मैं पूछ नहीं सकता, आप चुप हो गए। मैं पूछ नहीं सकता कि किसको वोट दे रहे हो, आप मत बताओ। मैं ये पूछ रहा हूं कि चुनेंगे किसको हम, मोदी जी को या राहुल गांधी जी को? हाँ, मोदी जी को चुनोगे आप, तो यानी जो आप वोट दोगे सीधा मोदी जी को चला जाएगा। किसको चुनोगे, मैं तो ये पूछ रहा हूं आपसे। क्या होते हैं वो? अभी एमएलए चुना जाएगा या एमपी चुना जाएगा? अभी जो इलेक्शन होने वाले हैं, कौन से इलेक्शन है वो? क्या क्या कह रहे हैं? अच्छा, कितने साल के हो आप? जान पूछ के कम बता रहा, पीट हुआ बहुत। वोटर आईडी बन गई है? बनने वाली होगी। आप में से किसी की भी नहीं बनी अभी? छूटते ही बच्चे हो, मतलब आप तो सच में ही बच्चे हो, लगते नहीं हो यार। आपकी तो बन गई होगी मैडम। अभी हुई हूं? अरे दूध मंगाओ, कोई गर्म करके दूध लाओ, हर 2 घंटे के बाद पिलाना होता है। कह रही है अभी हुई हूं। संभल के बोलिए मैडम, संभल के। अच्छा सुनो, चलो नहीं भी हुए, अगली साल हो जाओगे। तो बताओ, अभी जो इलेक्शन होने वाले हैं हमारे इंडिया के अंदर, वो कौन सा इलेक्शन है? नहीं पता? हाँ, लोकसभा के या विधानसभा के? लोकसभा के, ये पता है आपको? लोकसभा का मतलब, लोकसभा का मतलब आप किसको चुनोगे, एमपी को या एमएलए को? नहीं पता? हाँ, एमएलए। बेटा अभी जो इलेक्शन होने वाले हैं वो लोकसभा के इलेक्शन है, इसमें हम चुनते हैं एमपी। क्या चुनते हैं? एमपी। एमपी का मतलब क्या होता है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। यानी आपके एरिया में जो एमपीज खड़े होंगे अलग अलग पार्टी के, उनमें से आप एक एमपी को जिताओगे, उसमें से आप एक एमपी को जिताओगे, और वो एमपी साहब आपके क्या बनेंगे? रिप्रेजेंटेटिव। क्या बनेंगे? रिप्रेजेंटेटिव। तो वो आपकी समस्याओं को पार्लियामेंट तक पहुंचाएंगे। उनका काम क्या है? आपकी समस्याओं को पार्लियामेंट तक पहुंचाना। और सुन लो ध्यान से, और उनके हिसाब से जितने जितने एमपी जहां जहां से जीतेंगे, उसके हिसाब से पीएम साहब डिसाइड होंगे कि कौन पीएम बनने वाले हैं। फिर वो एमपी, जितने एमपी जिसके जीतेंगे, जिसकी मेजोरिटी होगी, वो पीएम बन जाएंगे। उनकी पार्टी के बंदे फिर आपस में चुनेंगे कि उनमें से कौन पीएम बनेगा। समझ में आया गेम? तो आप सीधा मोदी जी को वोट नहीं दे रहे, आप वोट किसको दे रहे हो? अपने एरिया के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, जो आपके कौन है? रिप्रेजेंटेटिव, और आपके बिहाफ पे आपकी चीजों को वो पार्लियामेंट में रखेंगे। समझ में आया? विधानसभा के इलेक्शन में आप किसको चुनते हो? एमएलए को। किसको चुनते हो? एमएलए को। वो कौन होते हैं? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली।
वो राज्य स्तर पे होती है, उसमें आप डिसाइड करते हो कि कौन आपके सीएम होने वाले हैं, कौन आपके सीएम साहब होने वाले हैं। समझ में आ रहा है? तो वो विधानसभा के इलेक्शन होते हैं, और ये कौन सा इलेक्शन है, बोलो ना, लोकसभा के। आप किसको चुन रहे हो यहां पे? अरे सिलेबस में है, बोलो यार। एमपी को। एमपी कौन है आपके लिए? रिप्रेजेंटेटिव। आपके लिए कौन है वो? रिप्रेजेंटेटिव। समझ में आ रहा है? रिप्रेजेंटेटिव का मतलब क्या होता है? जहां आपको नहीं जाना, आपके बिहाफ पे वो जा सकते हैं, यानी आपके बिहाफ पे वो तर्क रख सकते हैं। पढ़िए, कह रहा है वी इलेक्ट अवर रिप्रेजेंटेटिव टू दी पार्लियामेंट एज वेल एज टू दी लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द वेरियस स्टेट्स। समझ में आया? गेम समझ में आई आपको? चलें आगे। कह रहा है दीज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल मेक लॉ इन दी पार्लियामेंट और इन देयर स्टेट असेंबलीज एज द केस में बी। तो जो लॉ बनाते हैं आपके बिहाफ पे सोच के, कौन बनाते हैं? ये रिप्रेजेंटेटिव बनाते हैं। अगर स्टेट लेवल का लॉ है तो एमएलए डिसाइड करेंगे, और अगर सेंट्रल लेवल का यानी पार्लियामेंट में बन रहा है तो कौन? एमपीज डिसाइड करेंगे। आगे आइए। सो द पार्लियामेंट इज द अल्टीमेट लॉ मेकिंग बॉडी। कह रहा है द लॉ पास्ड बाय द पार्लियामेंट में अप्लाई थ्रू आउट ऑल और ए पोर्शन ऑफ इंडिया। जैसा कि वो डिसाइड करेंगे, अगर वो चाहते हैं कि यहां पे लगेगा तो वहां पे लगेगा। कह रहा है वेयर एज द लॉ पास्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर अप्लाई ओनली विद इन द बॉर्डर ऑफ द स्टेट कंसर्न। समझ में आया? तो जो स्टेट असेंबली में लॉ बन रहे हैं वो स्टेट पे अप्लाई होंगे, जो पार्लियामेंट में बन रहे हैं वो डिपेंड करता है कि वो अगर पूरे इंडिया के लिए बना रहे हैं तो पूरे इंडिया पे अप्लाई होगा, और किसी पर्टिकुलर स्टेट्स के लिए या किसी जोन के लिए बना रहे हैं, कि ईस्ट के लिए बना रहे हैं, वेस्ट के लिए बना रहे हैं, तो वो उस हिसाब से भी अप्लाई हो सकता है। चले आइए, मगर वो कॉन्स्टिट्यूशनल होना चाहिए। समझ में आ रहा है? हाँ, बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉ गवर्निंग द लेवी ऑफ स्टैम्प ड्यूटी। कह रहा है स्टैम्प ड्यूटी को कलेक्ट करने की पावर दोनों को दी है। क्लैरिफिकेटरी है, मतलब आप बस समझ लो इस चीज को। कह रहा है कि जो स्टैम्प ड्यूटी होती है, स्टैम्प ड्यूटी की पावर कई जगह स्टेट के हाथ में भी है और कई जगह सेंट्रल के हाथ में भी है। चलें, स्टैम्प ड्यूटी नहीं पता? गवर्नमेंट फीस बोल दो इसको आप, मैं बता देता हूं चलो आपको। जैसे हम कोई घर खरीदते हैं, उसको रजिस्टर कराना पड़ता है। रजिस्टर कराने के लिए गवर्नमेंट ने क्या लगाया हुआ है? गवर्नमेंट ने पूरा सिस्टम लगाया हुआ है। वहां पे रजिस्ट्रार साहब होते हैं, तहसील बनाई जाती है हर एरिया की, उस तहसील में रजिस्ट्रार साहब बैठे होते हैं। वो रजिस्ट्रार साहब के पास उस एरिया की सारी प्रॉपर्टी की डिटेल होती है। मतलब उनकी, अगर आपको एक प्रॉपर्टी इस हाथ से लेके दूसरे हाथ में ट्रांसफर करनी है तो आपको उनके साइन लगेंगे। उस साइन को लगाने के लिए एक डॉक्यूमेंट बनता है। उस डॉक्यूमेंट को रजिस्टर करने के लिए गवर्नमेंट पैसा लेती है, कि किसी किसी स्टेट में 7% है, कहीं 6% है, कहीं 5% है, कहीं 7 से भी ज़्यादा है। तो वो पैसा लेती है कि इतना हम रजिस्ट्रेशन चार्ज लेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग हमने सिस्टम में लगाए हुए हैं आपके लिए, तो उनका पैसा कौन निकाल के देगा? गवर्न करने के लिए। समझ में आ रहा है? चलें आगे। समझ में आया स्टैम्प ड्यूटी क्या होती है? आपके यूपी में बता देता हूँ, यूपी में 7% लगती है। मतलब बोलो, अगर 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है, कितना देना पड़ेगा गवर्नमेंट को? हाँ, ध्यान से, 7 लाख रुपए आपको सिर्फ रजिस्ट्रेशन चार्जेस देने पड़ेंगे अगर आप 1 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदोगे तो, जिसको क्या बोलते हैं? स्टैम्प ड्यूटी। समझ में आया? चलें आगे। आइए अब बात कर लेते हैं। सर लॉ को तो समझ लिया, अब बात कर लेते हैं व्हाट इज एक्ट। यहां पे मैं गेम सुनाता हूं आपको ना, सीएए और सीएबी। ये न्यूज में चल रहा था ना पहले, सीएए और सीएबी, है ना? तो सबसे पहले तो सीएबी आया था, सीएबी चल रहा था न्यूज में। एक दिन मैं सो के उठा, मैंने न्यूज देखी, उसमें सीएबी की बात चल रही थी। तो मैंने सोचा यार ये कौन सी नई कैब आ गई, मुझे लगा ओला उबर की जगह कोई नई कैब आई है, ये सब बात चल रही थी। लेकिन मैं कह रहा यार ये
इसे तोड़ तोड़ के क्यों पढ़ रहे हैं, CAB क्यों बोल रहे हैं, ये कैब क्यों नहीं बोल रहे? तो मुझे पता चला कि भैया यहाँ डॉट है और ये क्या है, एब्रीविएशन है एक तरह का, जिसे क्या बोला जाता है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, है ना। और वो बाद में क्या बन गया, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। तो यहां से यहां तक का सफर क्या होता है, ये मैं पूछना चाहता हूं, आपको क्या आइडिया है? ये सब जनरल नॉलेज है दोस्त, ये तो सबको पता होता है, ये सब जनरल नॉलेज है। बताइए, बिल का मतलब और एक्ट का मतलब। अच्छा, जैसे चाय और कॉफी में फर्क है ना? कैसे? दूध और कॉफी में फर्क है। जैसे पहले वो प्लेन दूध है, उसमें कॉफी मिला दी तो वो अब दूध नहीं रहा, अब क्या बन गया, कॉफी बन गई। वाह, लेकिन बच्चों के समझ में नहीं आया, क्या बना दिया आपने मैडम? हेलो, बिल का मतलब क्या, एक्ट या रूल्स? तो सर बिल का मतलब होता है, बिल का मतलब है कि जो हम रूल्स या जो जो नियम्स हम लाना चाहते हैं उसको हमने लिख के रख लिया और उसका एक क्या तैयार कर लिया, ड्राफ्ट तैयार कर लिया। क्या मैडम? हाँ, जो जो हम रूल्स लाना चाहते हैं उसका हमने क्या तैयार कर लिया, ड्राफ्ट तैयार कर लिया। ड्राफ्ट का मतलब ड्रॉ करके उसे लिख लिया कि कैसे कैसे क्या क्या होने वाला है और क्या क्या इस प्रोविजंस में, इस लॉ में हम लेके आने वाले हैं। उसको फिर कहां पे प्रेजेंट करा जाता है दोस्त? दोनों हाउसेज में प्रेजेंट करा जाता है, कहां कहां पे? पहले कहां पे? पहले लोकसभा में होता है। आपने मूवी देखी होगी कोई, वहां पे राज्यसभा में हुआ होगा। हाँ हाँ, आर्टिकल 370 को जब रिवोक करा था मेरे दोस्त, उसमें पहले राज्यसभा में करा था। पूछो क्यों? ये मूवी में दिखाया गया है, आपने मूवी देखी होगी मुझे ऐसा लग रहा है। आर्टिकल 370 वाली जो मूवी है, क्या नाम है मूवी का? आर्टिकल 370 ना, मैं बता देता हूँ। उसमें ये दिखाया गया है कि पहले राज्यसभा में पास कराते हैं मोदी जी। राज्यसभा में वो इसलिए पास कराते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है लोकसभा में तो हम जीत ही जाएंगे। ठीक है, तो उन्होंने क्या गेम खेली थी, पहले वो वाला लॉ, उन्होंने बोला पहले राज्यसभा में ड्राफ्ट को डालो और वहां से अप्रूवल लो। तो पहले कहां पे पास होता है लेकिन जनरली? लोकसभा में। आपके घर में भी तो ऐसे ही होता है यार, पहले मम्मी पापा डिसाइड करते हैं फिर बच्चों से पूछते हैं। क्या डिसाइड करती हैं? अच्छा, तो पहले बड़े लोग डिसाइड करते हैं फिर छोटे लोग, है ना। सुनना, तो पहले सबसे पहले हम रूल्स रेगुलेशन लेजिस्लेशन एंड प्रोविजंस का एक क्या बना लेते हैं दोस्त, ड्राफ्ट बना लेते हैं। उनको हम क्या करते हैं, विच आर इन्फोर्सेबल बाय लॉ, फर्स्टली बाय पासिंग इट, उन्हें हम बोथ हाउसेज में ले जाते हैं, जो कौन कौन से होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। वहां से हम क्या करते हैं, अप्रूवल लेते हैं। तो मेजोरिटी विंस वाला गेम खेला जाता है वहां पे। अगर मेजोरिटी ऑफ वोट आपके फेवर में आ गए, यानी उस बिल के फेवर में आ गए, तो वो बिल पास हो जाएगा। अगर मेजोरिटी ऑफ वोट फेवर में नहीं आए तो वो बिल पास नहीं होगा। सही है। उसके बाद बेटा हमें दोनों हाउसेस से पास कराने के बाद प्रेसिडेंट साहब के पास वो भेजना होता है। प्रेसिडेंट साहब क्या करते हैं, उस पर सिग्नेचर करते हैं और सिग्नेचर करने के बाद वो अपनी मतलब कंसेंट देते हैं कि हाँ जी ये लॉ सही है और मैं इस पर अपनी कंसेंट देता हूं।
इफेक्टिव नहीं माना जाएगा। दीदी ने अच्छा क्वेश्चन पूछा है। इसका मतलब यह है कि प्रेसिडेंट साहब के पास क्या सर पावर है कि वो उस बिल को विदहोल्ड कर सकते हैं? आंसर इज यस। और वो भी इनफाइनाइट पावर है कि वो कभी तक भी कर सकते हैं। वो बेटा कोई टाइम लिमिट नहीं है, वो किसी भी बिल को कभी तक भी विदहोल्ड करके रख सकते हैं, लेकिन जनरली ऐसा होता नहीं है। अगर दोनों हाउस से पास हो जाता है तो सिग्नेचर हो जाता है और हमें असेंट मिल जाती है। रिकॉर्डिंग देख लेना आप, है ना, क्योंकि नई नई चीजें बेटा देखनी पड़ेगी। कह रहा है फिर इसे क्या साइन, सुनिएगा, प्रेसिडेंट साहब के साइन हो गए तो क्या सर वो बिल अब एक्ट बन गया, इफेक्ट में आ गया? मैडम प्रेसिडेंट साहब के साइन हो गए तो क्या वो बिल अब इफेक्ट में आ गया? शिवम आ गया? आंसर इज नो। उसे हम प्रेजेंट करेंगे कहां पे? ऑफिशियल गैजेट में। और ऑफिशियल गैजेट में प्रेजेंट करते ही अब वो ऑफिशियली बिल अनाउंस हो गया। अब जिस जिस पे भी वो लॉ लग रहा है वो सारे लोग उससे अबाइड हो जाएंगे, वो सारे लोग उससे अबाइड माने जाएंगे, यानी वो बंधित हो जाएंगे। अब उनको वो सारे लॉ और नियम मानने पड़ेंगे जिस जो लॉ उन्होंने बनाया है। समझ में आया? तो नाउ बिल इज कन्वर्टेड इनटू एक्ट। अब वो एक्ट बन गया। कह रहे हैं नाउ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया हैज टू कंप्लाई एंड फॉलो और अबाइड दैट एक्ट। यानी अब सारे सिटीजन जो होंगे, यानी जिस जिस पे वो लॉ लगा होगा वो उससे अबाइड हो जाएंगे। सही है? गेम समझ में आई? बोलो 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 बोलो। गेम समझ में आई? यहां पे एक मंत्र लिखना भूल गया मैं, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज। लिखना जरा यहां पे आप, यहां पे आप लिख लो। ये पढ़ा देता हूं आपको। लिख लिया? चले चले मेरे दोस्त। ये बेटा एक मंत्र है। इस मंत्र को मैं आपको पहले समझा देता हूं, फिर इसका उच्चारण करेंगे, है ना। इस बार गेम उल्टा करते हैं। दिव्यांशु ना, दिव्यांशु ने इन दोनों की आपस में कुछ कहा सुनी हुई और दिव्यांशु ने अपने बैग से इतना लंबा खंजर निकाला और शिवम में घुसा दिया। क्या हुआ होगा? बोलो क्या हुआ होगा? सर ये क्या सिखा रहे हो आप पहली क्लास में? हाँ, यहाँ कहीं अलकायदा की तो क्लास नहीं चल रही कि बम गिराना है कहीं पे? हाँ, कह रहे दो चार एक्ट हम पे लगवा दोगे सर। तो अभी गेम कहां तक पहुंचा, कहानी कहां तक पहुंची? दिव्यांशु ने खंजर निकाला और पेल दिया, और हमारा भाई परलोक सिधार गया। ठीक है, तो दीदी ने देख लिया, आप लोग दीदी हो, दीदियों ने देख लिया, दीदी ने पुलिस को फोन करा, हमारे भाई को मारेगा, रुक अभी। और दीदी ने 100 नंबर मिला के, अब तो 112 हो गया है, 112 पे मिला के पुलिस को बुलाया, पुलिस आ गई, है ना। पुलिस आई इसके पास और पुलिस बोलती है दिव्यांशु को चलो जेल चलो। हाँ, क्या मानने वाला क्या कह रहा है? पकड़ लिया था ना इसको, इसको बंद कर दिया था हमने एकेडमी में। फिर पुलिस आई, पुलिस कहती है चलो मेरे साथ। ये बोलता है क्यों? पुलिस बोलती है आपने मर्डर कर दिया। तो कह रहा है हाँ तो क्या करूं? पुलिस ने बोला मर्डर कर दिया भाई जेल चल। जेल क्यों चलूं? पुलिस ने बोला ये नियम है 302 के अंदर तो जेल जाएगा। कह रहा है मुझे तो पता नहीं था,
मुझे पता होता तो मैं तो इसको कभी मारता ही नहीं। कह रहा है मुझे नहीं पता था लॉ, मेरे को कोई सजा नहीं होगी, मुझे पता होता तो मानते ना। वही वाली बात जैसे आप कर रहे थे, सर हम तो 17 साल के हैं अभी, हमें क्या पता कौन सा इलेक्शन, कौन सा एमपी, कौन से प्रधानमंत्री, हमें क्या लेना देना। हमें तो इंस्टाग्राम से लेना देना है, कौन सी पोस्ट, कौन सा स्नैप, किसने कब कहां पे डाला। पोस्ट की बात कर रहा हूं मैं। हाँ, तो कहां थे हम? कहते हैं सर मेरे को तो पता ही नहीं था। तो आप बताओ सजा होगी नहीं होगी? हाँ पक्का? तो बेटा ये नियम है, कह रहा है इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज। कभी भी आप ये नहीं बोल सकते कि इस लॉ के बारे में मेरे को पता नहीं था। यानी जितना भी जिस जिस लॉ से आप अबाइड होते हो वो सारे लॉ आपको पता होने चाहिए। समझ में आया? ये आप कभी प्ली नहीं दे सकते कोर्ट में जाके कि मेरे को ये लॉ पता नहीं था। जैसे आप कभी कभी बस में, ट्रेन में कहीं चढ़ जाते हो, वहां पे आपको टिकट चेकर मिल जाता है, आप बोलो भैया मेरे को तो पता ही नहीं था, टिकट भी लेनी होती है, मेरे को तो लगा फ्री में है ये सब, ऐसे ही चल रहा है। वो जानबूझ के गेट खोल रहा था बस स्टैंड पे, मैंने थोड़ी ना बोला गेट खोलने को, गेट खोल देता है बस के, मैं चढ़ गया। तो वहां पे आप ये नहीं बोल सकते कि मेरे को लॉ पता नहीं था। गेम समझ में आया? आइए आगे। अब बात कर लेते हैं हाउ लॉ इज डिवाइडेड इन इंडिया। अभी हमने क्या पढ़ा? लॉ। उसके बाद क्या पढ़ा भाई? एक्ट। एक्ट के अंदर ही हमने क्या पढ़ा? बिल किसको बोलते हैं, बिल कैसे एक्ट पढ़ा ये भी आप सीख गए। बिल को एक्ट कैसे बनाते हैं सीख गए हो ना। आगे आइए। तो एक्ट के अंदर क्या होते हैं दोस्त? सेक्शंस। सेक्शन के अंदर अगर कोई चीज लिखनी है हमें तो सब सेक्शन। सब सेक्शन के अंदर डीप में और जाके कोई चीज लिखनी है तो क्लॉज, और उस क्लॉज के अंदर कोई जाके चीज लिखनी है तो सब क्लॉज। समझ में आया? तो ये लिखा हुआ है बेटा, इसको बताओ कैसे प्रोनाउंस करोगे। ये लिखा हुआ है, मैं बड़ा बड़ा लिख देता हूं। इसको प्रोनाउंस कैसे करना है ये सिखा रहा हूं आपको। कैसे प्रोनाउंस करोगे? हाँ ये लिखा हुआ है देखो, सेक्शन 25 सब सेक्शन 1 ऑफ क्लॉज ए ऑफ सब क्लॉज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। कैसे पढ़ेंगे इसको? ऐसे ही जैसे मैंने पढ़ा। आप कोई रेफरेंस दे रहे हो, मान लो आप जज साहब के सामने खड़े हो और आपको इस सब क्लॉज की रेफरेंस देनी है, इस सब क्लॉज की रेफरेंस देनी है, तो आप कैसे दोगे? आप जज साहब के सामने जब प्रोनाउंस करोगे ना तो उसको उल्टा पढ़ोगे। क्या बोलोगे? सब क्लॉज थर्ड ऑफ क्लॉज ए ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 25 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। समझ में आया? कैसे प्रोनाउंस करना है समझ में आया? कैसे? एक बार बोलो। सब क्लॉज थर्ड ऑफ क्लॉज ए ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 25 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। तो आपको सीधा उसी चीज को पॉइंट आउट करना है जहां पे वो चीज लिखी है जिसको आप बोल रहे हो। कहां पे लिखी थी वो चीज? मैंने क्या बोला? आप रेफरेंस दे रहे हो किसी सब क्लॉज का, तो सब क्लॉज हमेशा किसी क्लॉज के अंदर होगा, और क्लॉज हमेशा किसी सबसेक्शन के अंदर होगा, और सबसेक्शन हमेशा किसी सेक्शन के अंदर होगा, और सेक्शन हमेशा किसी एक्ट में होगा। गेम समझ में आई? कैसे प्रोनाउंस करना है देख लो। अब ये भी समझा रखा है कि सेक्शन को लिखा जाता है डिजिट विदाउट ब्रैकेट, सबसेक्शन को लिखा जाता है डिजिट विद इन ब्रैकेट, क्लॉज को लिखा जाता है स्मॉल अल्फाबेट इन ब्रैकेट, और सब क्लॉज को लिखा जाता है रोमन में इन ब्रैकेट। समझ में आया यहां तक? बोलो बोलो बोलो। ये तो समझा ही दिया है मैंने प्रोसेस आपको मेरे दोस्त, प्रोसेस समझा दिया है क्या? प्रोसेस ऑफ मेकिंग ए लॉ समझा दिया है, ये पढ़ लेना। अभी इधर देखो, अब कह रहा है वी हैव सेवरल ब्रांचेस ऑफ लॉ, जैसे कि कौन कौन सी है? इंटरनेशनल लॉ और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ कौन से? जो विद इन कंट्री के हैं, जिनको पावर किससे मिल रही है?
जिनको पावर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से मिल लिया। जिनको पावर कहां से मिल लिया? कॉन्स्टिट्यूशन से मिल लिया। वो सारे लॉ कौन से? कॉन्स्टिट्यूशनल। और उसके अलावा जो इंटरनेशनल लॉ है, यानी जो अलग अलग कंट्री ने बैठ के बनाए हैं किसी सबमिट में, समझ में आ रहा है आपको? वो सारे लॉ कौन से हो गए? इंटरनेशनल लॉ, यानी ये आउटसाइड कंट्री के हो गए ना। डन, चलें आगे। आइए, ये पढ़ लोगे? ये समझा दिया है मैंने, समझाया? ये आ रहा है ना? एक बार पढ़ के देखो बॉक्सेस। प्रपोजल जाएगा पार्लियामेंट में, डिस्कशन डिबेट होगी। प्रपोजल किस फॉर्म में जाएगा? बिल के फॉर्म में, यानी ड्राफ्ट में, है ना? फिर डिबेट होगी, पास करा जाएगा लोकसभा में, फिर पास करा जाएगा उस बिल को राज्यसभा में। वंस इट इज नोटिफाइड एंड इफेक्टिव, सॉरी इधर से एरो देख लेना, एरो किधर से आ रहे हैं। एसेंट मिलेगी दोनों से पास कराने के बाद प्रेसिडेंट साहब की, नोटिफाइड करा जाएगा ऑफिशियल गैजेट में। ऑफिशियल गैजेट में नोटिफाई होने के बाद बिकम एन एप्लीकेबल फ्रॉम द डेट मेंशन इन द नोटिफिकेशन, या फिर लॉ में अगर कोई डेट लिखी हुई है कि इस दिन से हम इफेक्टिव मानेंगे, तो उस दिन से उस लॉ को इफेक्टिव माना जाएगा। और कह रहा है वंस इट इज नोटिफाइड एंड इफेक्टिव इट इज कॉल्ड एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। तो ये बिल से लेके एक्ट तक का सफर है दोस्त। कहां से लेके? बिल से लेके एक्ट तक का। क्लियर है? चलें आगे, आइए। अगला आ रहा है मेरे दोस्त, व्हाट आर द टाइप ऑफ लॉ, क्लासिफाई द लॉ अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंट लॉ। ऐसे क्वेश्चन बन सकता है। यानी कि हम क्या पढ़ने वाले हैं अब? टाइप्स ऑफ लॉ। अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था इग्नोरेंस ऑफ लॉ वाला। क्या हुआ था उसमें? हमारे दिव्यांशु ने क्या करा था बताओ ना? मर्डर करा था। कहां पे सजा मिलेगी? सिविल लॉ में या क्रिमिनल में? बिल्कुल सिंपल है। तो क्रिमिनल एक ब्रांच क्या हो गया, यानी एक टाइप क्या हो गया लॉ का? बोलो ना। क्रिमिनल लॉ। तीन टाइप हैं, सिविल, क्रिमिनल और कॉमन। अभी समझाऊंगा सारे, टेंशन नहीं लेनी। डन। क्रिमिनल लॉ कौन से वाले? जहां पे ऐसी पनिशमेंट लिखी है विच इज मोर सीरियस इन नेचर, यानी जो किसी को थ्रेट करने का या किसी को हार्म करने की चीजें लिखी हुई है, विच इज मोर सीरियस इन नेचर, है ना? कह रहा है इट इज रिलेटेड टू द क्राइम और मोर सीरियस लाइक मर्डर ईटीसी। इसको, इसकी सजा कहां लिखी हुई है मेरे दोस्त? आईपीसी में। यानी इसके लिए जो नियम लिखे हुए हैं, क्रिमिनल लॉ के रिगार्डिंग जो नियम लिखे हैं, वो आईपीसी और सीआरपीसी में लिखे हैं, है ना? सीआरपीसी और आईपीसी में लिखे हैं। ठीक कर लेना यार इसको, गोला मेरा गलत खिंच गया। सीआरपीसी और आईपीसी। डन। आईपीसी का मतलब इंडियन पीनल कोड। यहां पे क्या लिखा होता है दोस्त? कोई अगर क्राइम कर रहा है तो उसकी सारी, हर तरह के क्राइम यहां पे क्लासिफाई है, और किस क्राइम की क्या सजा है वो यहां पे लिखी हुई है। तो अगर आप, भगवान ना करे, ऐसा कभी हो कि किसी ने कुछ कर दिया, तो उसको सजा कहां मिलेगी? आईपीसी में। ठीक है? तो समझाने लायक कुछ है नहीं, क्रिमिनल लॉ समझ में आ रहा है। सिविल लॉ कौन से होते हैं सर? कौन से? व्हाइट कॉलर क्राइम। व्हाइट कॉलर क्राइम मतलब जो व्हाइट शर्ट पहन के करेंगे सर, बोलिए। जिसमें किसी को हार्म वार्म नहीं पहुंचाया, लेकिन बेवकूफ बना के पैसा हड़प लिया, है ना? बड़े लेवल। एक फ्रीडम नाम का फोन बिक रहा था अभी कुछ दिनों पहले, बहुत सारे लोगों ने बुक करा उसको। फ्रीडम, फ्रीडम नाम का एक फोन बिक रहा था सिर्फ 250 रुपए में। कितने रुपए में? 250। बहुत सारे लोगों ने बुक करा, आज तक फोन नहीं आया। अब मान लो 1 लाख लोगों ने बुक कर दिया हो, कितने पैसे बना लिए उसने? बंदा गायब है, साइट साइट पे कुछ है ही नहीं, आपको मिलेगा ही नहीं। बहुत सारे लोगों ने बुक करा था, आप नेट पे सर्च कर लेना, आपको पता चल जाएगा।
बंदा गायब है। ऐसा होता है, बहुत सारे लोग कंपनियां बनाते हैं। जैसे आपने सहारा ग्रुप का नाम सुना होगा, सत्यम का नाम सुना होगा, सहारा का तो नाम सुना ही होगा। कौन थे मालिक? सहारा के मालिक अब तो ऊपर जा चुके हैं, वो डेथ हो गई उनकी। सुब्रतो रॉय, उन्हें भी व्हाइट कॉलर क्राइम में ही सजा मिली थी। क्यों मिली थी? नहीं पता क्या? मैं बता देता हूं। उन्होंने ना प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना रखी थी, ये कंपनी में भी पढ़ाऊंगा आपको। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को लेकिन ये मना होता है कि वो पब्लिक से पैसा नहीं ले सकती। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का मतलब है कि प्राइवेट लोग, मतलब जैसे आप दोनों ने डिसाइड करा कि आप मिलके काम करोगे, या हम सब ने डिसाइड करा कि हम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना के काम करेंगे, तो हम ही सब पैसा लगाएंगे। हम किसी पब्लिक से पैसा नहीं मांग सकते, एप्लीकेशन मनी ये सब नहीं कर सकते। जो आप करते थे 12th में, करते थे नहीं करते थे? एप्लीकेशन मनी, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, फाइनल कॉल, फॉर फीचर, दिनक दिन दा, करते थे नहीं करते थे? 12th में करते थे ना, बहुत खेला है आपने। तो वैसा वैसा आप प्राइवेट कंपनी में नहीं कर सकते। लेकिन सुब्रतो राय जी ने बहुत एक स्कीम निकाली और उन्होंने बोला कि हम ना छोटे छोटे लोगों से पैसा उठाएंगे और उन पे उसको इंटरेस्ट देंगे अच्छा। तो उन्होंने पहले महिलाओं में चलाया कि छोटी छोटी स्कीमें बनाएंगे, 100 रुपये पर डे की। तो उन्होंने बहुत सारे एजेंट बनाए। एजेंट आपके पास आया, उसने बोला मैडम आपको इन्वेस्ट करना है, आप 100 रुपये पर डे दो, आपको लास्ट में इतने मिलेंगे 5 साल बाद, 6 साल बाद। ऐसी बहुत सारी स्कीमें चला दी और उससे बहुत सारा पैसा उठा लिया। अब उनके पास आपके जैसे कंसल्टेंट नहीं थे जो विकास सर से पढ़े थे। वो पढ़े होते तो वो बता देते भैया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, पब्लिक से पैसा नहीं उठा सकते, अगर पैसा उठा रहे हो तो ये लॉ आपको लगाने पड़ेंगे। बाद में ये पता चला, फिर गवर्नमेंट ने उनको नोटिस दिया और उठा लिया। उनके ऊपर बहुत बड़ी डिमांड खड़ी हो गई कि इतने 1000 करोड़ आपको पब्लिक को वापस लौटाने हैं, और उनके पास देने के लिए पैसा नहीं था, क्योंकि वो पैसा कहीं रियल एस्टेट में लग चुका था या वो कहीं और चला गया हो। तो ये एक ऐसा क्राइम था दोस्त। आपको तो ये, अगर आप देखोगे लेमैन की लैंग्वेज में, आपको तो लगेगा ही नहीं क्राइम है कुछ। आपसे पैसा ले रहे हैं, आपको पैसा दे रहे हैं, लेकिन लॉ में लिखा हुआ है कि प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पब्लिक से पैसा नहीं उठा सकती, उस पैसे को यूज नहीं कर सकती। उन्होंने कर लिया तो क्राइम है। कैसा क्राइम? सिविल। समझ में आया? तो इसके लिए लॉ बने हुए हैं, बिजनेस लॉ और कंपनी लॉ। अभी आपको मैंने सिलेबस में बहुत सारे लॉ बताए कि ये आप एक्ट पढ़ने वाले हो, वो सारे एक्ट कैसे लग रहे हैं आपको? क्रिमिनल है? अरे अभी सिलेबस दिखाया ना दोस्त मैंने, देखो यहाँ पे दिखाया था सिलेबस आपको, ये देखो कौन से लॉ हैं ये बताओ। कहीं पे ऐसा लग रहा है आईपीसी के प्रोविजन पढ़ रहे हैं, मर्डर वर्डर हो रहा है, कुछ हो रहा है? ऐसा कुछ पढ़ेंगे ऐसा पता लग रहा है आपको? नहीं। तो ये सारे कैसे हैं? बिजनेस लॉ है। देखो पेपर का नाम क्या है आपके? बिजनेस लॉ। समझ में आ रहा है? देखो यहां पे आ जाओ। तो सिविल लॉ में 2 लॉ हैं, बिजनेस लॉ और कंपनी लॉ। इसको भी बिजनेस लॉ बोल सकते हो, कंपनी लॉ को भी। डन। तो ये कह रहा है इट इज रिलेटेड टू द मनी, नॉट मच सीरियस। किसी की जान तो नहीं जा रही ना, तो उतना सीरियस नहीं है, लेकिन क्राइम है। तो इसलिए यहां पे भी बेटा जेल के भी प्रोविजन मैं आपको पढ़ाऊंगा। जेल के प्रोविजन यहां पे भी हैं व्हाइट कॉलर क्राइम में भी, क्योंकि पैसा भी आजकल पैसे की जान से ज्यादा कीमत है ना? दीदी कह रही है हाँ सर। आ जाओ। कह रहा है बिजनेस रूल रिलेटेड टू द बिजनेस फॉर एक्ट अंडर कोर्स ऑल्सो नोन एज मर्केंटाइल लॉ। तो भैया सुनना, ये लॉ बने हुए हैं कि लोग अपने दायरे में रह के काम करें। डन। फॉर एग्जाम्पल मैंने दिव्यांशु को बोला कि भैया हमारी सेंटर की पार्टी है, हमें बिल्कुल मैकडी की क्वालिटी के बर्गर चाहिए। डन। और इसने बोला सर एक बर्गर कितने का पड़ेगा? 150 रुपए का। मैंने बोला हाँ ठीक है ले ले। मैंने 150 रुपए दे दिए, एडवांस पैसे भी ले गया और मुझे गुप्ता जी का बर्गर ला के चेप गया 10 रुपए वाला। या वड़ा पाव, आजकल वड़ा पाव बहुत चल रहा है। या वड़ा पाव उठाया कहीं से, वड़ा पाव उठाया गया, इन्हें खुद बना लिया, कहीं से बन लाया, काटा, उसमें टिक्की के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर लिया गुप्ता जी से, टिक्की डाली, चटनी डाल के पकड़ा दिया।
तो बताओ सजा होनी चाहिए। पैसे किसके लिए इसने? 150 रुपये पर बर्गर लिया है इसने, और बर्गर कौन सा पकड़ा रहा है हमें? 10 का भी नहीं। आइए, अरे आप ये समझे मैं क्या समझा रहा था आपको इस एग्जांपल से? टू एक्ट अंडर कोर्स, यानी जो डील हुई है उसके हिसाब से इनको एक्ट करना है। अगर अंडर कोर्स यानी आउट ऑफ द कोर्स जाके ये एक्ट करेगा तो इसको एक्ट के हिसाब से हम सजा देंगे। जो एग्रीमेंट हुआ था भाई उसके हिसाब से डील करोगे ना दोस्त। फॉर एग्जाम्पल शिवम के साथ हमने एग्रीमेंट कर लिया कि ये हमें 2 करोड़ का बंगला बेचेगा, और हम पहुंचे, इसने रजिस्ट्री वजिस्ट्री सब करा दी, हमने इसको पैसे दे दिए। जब हम जगह पे पहुंचे वहां पे पन्नी का टेंट लगा हुआ था, कह रहा यही है बंगला। प्लास्टिक की पॉलिथीन का टेंट लगा हुआ था, कह रहा यही है बंगला, अंदर स्विमिंग पूल है जाके देखो। तो सजा मिलनी चाहिए? आंसर इज यस। समझ में आ रहा है? आइए, कंपनी लॉ, यहां पे बेटा रूल है रिगार्डिंग कंपनी, इस लॉ के अंदर ही वो जेल गए थे ना? अभी आपके केजरीवाल जी कौन से एक्ट में अंदर? अरे मैं एक्ट का नाम पूछ रहा हूं। हाँ, डूब के मर जाओ तुम लोग। अबे थोड़ा बहुत न्यूज देखा करो, अब आप बड़े हो गए हो यार, आप बच्चे नहीं हो। वही सब देख रहे हो अभी, चंदा मामा दूर के। बड़े हो गए हो अब आप, न्यूज व्यूज देखा करो, क्या चल रहा है दुनिया में समझा करो उसको। मैं बता देता हूं आपको, पीएमएलए एक्ट है। कौन सा एक्ट है? पीएमएलए। सीए वाले बच्चे इसको पामला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। क्या? प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, यानी मनी लॉन्ड्रिंग समझते हो? ब्लैक का, व्हाइट का, इसको क्या बोलते हैं? पैसे का घुमाना, मतलब पैसे की हेरा फेरी करना बोला जाता है मनी लॉन्ड्रिंग। तो प्रिवेंशन का मतलब रोकना, इसको रोकने के लिए एक्ट बना हुआ है। तो यहाँ पे बेटा बहुत कठिन कठिन सजाएं हैं। इवन यहाँ पे मोदी जी ने ये लिख दिया है कि कुछ भी चेक नहीं करा जाएगा, सबसे पहले उठा के जेल में डाल दिया जाएगा। पीएमएलए एक्ट में अमेंडमेंट लाके ये चीज लिख दी गई है, जिसकी वजह से वो भाई साहब बाहर नहीं आ पा रहे। पता है आपको ये बात? पहले ऐसा नहीं था, अमेंडमेंट पीछे आया कुछ दिनों पहले, ठीक है। उसमें ये लिख दिया गया है कि ट्रायल के दौरान, यानी जब केस चल रहा होगा, तब भी जो इसमें एक्यूज होगा उसको उठा के जेल में डाल दिया जाए। आइए, आपको सिविल और क्रिमिनल समझ में आया? ये तो पॉइंट से हटके बात थी आपकी नॉलेज के लिए। सिविल और क्रिमिनल समझ में आया दोस्त? तो सर कॉमन लॉ क्या होता है बताना, बताइए। मैंने आपको लॉ के मेन सोर्स पढ़ाते वक्त ये बताया था कि जो जुडिशियल डिसीजन या प्रेसिडेंट होते हैं उनको भी हम सोर्स ऑफ लॉ की तरह यूज करते हैं। तो कॉमन लॉ का मतलब वही है, प्रेसिडेंट और जुडिशियल डिसीजन जो पुराने टाइम में आ चुके हैं। समझ में आया? जो पुराने टाइम में आ चुके हैं। नहीं समझ में आया? आइए, मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था ना, 13 ही एग्जाम्पल दिया था, कह रहा है नहीं समझ में आया। जब ये जेल में गया था और मैंने बोला कि उसमें बेल नहीं मिलती थी, लेकिन ये बीमार हो गया तो इस ग्राउंड पे बेल मिल गई, तो ये एक डिसीजन बन गया, फ्यूचर में अगर कोई ऐसा एक चीज करेगा और वो भी बीमार हो जाएगा तो उसको पिछले डिसीजन के बिहाफ पे बेल मिल जाएगी। समझ में आया? देख लो, कॉमन लॉ कह रहा है ए जुडिशियल प्रेसिडेंट और ए केस लॉ इज द कॉमन लॉ। केस लॉ का मतलब वही है जो मैंने अभी बताया आपको, इसका केस, उससे जो डिसीजन आया उसको क्या बोल देंगे हम? केस लॉ। समझ में आया? तो ये लिख दिया जाएगा कि हमारा शिवम वर्सेस दिव्यांशु, शिवम वर्सेस दिव्यांशु के केस में, भाई मैं क्या सही लिख रहा हूं ना, कोई बात नहीं, दिव्यांशु के केस में, दिव्या याद है ना यार, दिव्यांशु को याद करके क्या करूंगा मैं, समझता नहीं है तू। सुनो, तो अरे यार सुन लो, इस केस में ये डिसीजन आया था जिसके बेसिस पे आगे भी रेफरेंसेस यूज करे जा सकते हैं।
तो ये ऐसे केस लॉ का नाम लिख दिया जाएगा और उसका रेफरेंस दे दिया जाएगा। समझ में आया? तो वो भी लॉ बन जाता है एक तरह का। इस तरह के जो प्रेसिडेंट और जुडिशियल डिसीजन होते हैं उसको क्या बोलते हैं मेरे दोस्त? कॉमन लॉ। क्या बोलते हैं? कॉमन लॉ। समझ में आया? आइए, कह रहा है केस लॉ और इज द कॉमन लॉ। कह रहा है ये दो डॉक्ट्रीन है, पढ़ लेना। कह रहा है द डॉक्ट्रीन ऑफ स्टेयर डिसाइसिस इज द प्रिंसिपल सपोर्टिंग द कॉमन लॉ। स्टेयर डिसाइसिस इज द लैटिन वर्ड। सर ये क्या है? स्टेयर डिसाइसिस इज द लैटिन वर्ड जिसका मतलब क्या है? टू स्टैंड बाय दैट विच इज ऑलरेडी डिसाइडेड। टू स्टैंड बाय दैट विच इज ऑलरेडी डिसाइडेड। ऑलरेडी डिसाइडेड। सुनना, अगर आप कॉमन लॉ लिखोगे, सुन लो मेरी बात, अगर आपके एग्जाम में पूछ लिया मान लो 1 मार्क का कि कॉमन लॉ क्या होता है, तो आप ये वाला डॉक्ट्रिन 100% लिखोगे। डॉक्ट्रिन ऑफ स्टेयर डिसाइसिस क्या बोलता है? बोलो। टू स्टैंड बाय दैट विच इज डिसाइडेड। यानी अगर हम इसका मीनिंग निकालें तो ये जुडिशियल डिसीजन का और प्रेसिडेंट का मतलब ही बता रहा है। क्या बता रहा है ये? जुडिशियल डिसीजन का और जो प्रेसिडेंट है उनका मतलब बता रहा है। प्रेसिडेंट का मतलब मैंने आपको बता दिया ना। प्रेसिडेंट क्या होते हैं? प्रीवियस डिसीजन जिनको आगे भी हम रेफरेंस की तरह यूज कर सकते हैं। समझ में आया? आइए, अब 2 चीज रह रही है, आज ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, आज का टारगेट यहां तक का ही है दोस्त। मिनिस्ट्रीज में आज नहीं पढ़ा रहा, आज इतना ही रखेंगे। डन? आइए, आ जाओ मेरे साथ बोलना मंत्र। आ जाओ। नमो, बोलो नमो। अबे तेज तेज एक साथ बोलो। नमो जुडेक्स इन काउसा सुआ। अब अपने आप बोलो। नया नया आया है मैडम ये सब। क्या लिखा है? मैं आपको पढ़ा रहा हूं प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं फिर इसको पढ़ लेंगे, लेकिन मंत्र को याद रखना। क्या है? नमो जुडेक्स इन काउसा सुआ। सर ये मंत्र कम, गाली ज्यादा लग रहा है ना? तेरी बहन का कासा सुआ, ऐसा नहीं लग रहा? कुछ गाली गाली सी है। कुछ भी हो लेकिन याद कर लेना, है ना? नमो जुडेक्स इन काउसा सुआ। मैं पहले एक एग्जांपल दे देता हूं फिर बात कर लेंगे। हमने क्या करा? एग्जाम्पल वही वाला उठा रहे हैं। किसने किसको चक्कू मारा था? भाई ने, दिव्यांशु ने शिवम को चक्कू मार दिया था। पुलिस वाले आए, अब थोड़ा चेंज हो रहा है, ध्यान से सुनना। पुलिस वाले आए, उठा के ले गए और एक क्लासरूम में इन दोनों को बिठा दिया और दिव्यांशु को बोल दिया, अरे इनके घर वालों को इंसाफ मांगने आए थे ना, अभी मिलेगा इंसाफ, देखो। और वहां पे ये बोल दिया कि भैया इसने कराया ना क्राइम, और कोई तो था नहीं वहां पे, मान लो हम थे नहीं वहां पे और कोई था नहीं, तो यही बताएगा कि इसने मारा है या इसने नहीं मारा। डिसीजन इसको लेना है, इसको सजा मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये डिसाइड कौन कर रहा है? खुद क्रिमिनल। हमने क्या करा, वहां पे कोई अवेलेबल नहीं था और हमने बोल दिया जो ये बोलेगा इसकी बात सुनी जाएगी, डिसीजन यही देगा। तो ये क्या डिसीजन देगा बताओ? ये कहेगा ये तो वहां चक्कू रखा हुआ था, ऐसे खड़ा था चक्कू और इस पे शिवम गिर गया, मैंने तो देखा भी नहीं, अपने आप हो गया। तो यहां पे बताओ, हम नेचुरली अगर देखें तो ये सही कर रहे हैं हम? क्या किसी को अपने ही केस को डिसाइड करने की पावर हमें देनी चाहिए? यही है ये, जस्ट यही है ये लैटिन वर्ड, यही है नमो जुडेक्स इन क्वासा सुआ। इसका मतलब है लिटरली मीनिंग नो वन शुड बी मेड ए जज इन हिज ओन केस। तो आप कभी भी देखोगे जैसे कोई जज है ना और उसके किसी फैमिली मेंबर ने कोई क्राइम कर दिया, तो वो जज उसको डिसाइड नहीं करेगा, कोई इंडिपेंडेंट जज रखा जाता है ऐसे केसेस में। कोई बाहर की कमेटी या इंडिपेंडेंट जज रखा जाता है जो ऐसे केसेस को देखेगा। तो जो मैंने आपको मंत्र या जो आप बोलो नमो जुडेक्स इन क्वासा सुआ जो मैंने आपको पढ़ाया, उसका मतलब क्या है बताना? नो वन शुड बी मेड ए जज इन हिज
ऑन केस, यानी दिव्यांशु को ये पावर नहीं है, ये प्रिंसिपल है नेचुरल जस्टिस का, या दिव्यांशु की फैमिली को भी ये पावर नहीं है कि उनको इस केस का जज बनाया जाए। गेम समझ में आया? एक बार मंत्र बोल दो प्लीज। नमो जोडैक्सेन काउसा सुआ। सिर्फ ये वर्ड भी आपके एग्जाम में लिखा हुआ आ सकता है, ये वर्ड लिख के आ जाएगा और ये लिख देंगे क्या इसका मतलब है, व्हाट डज इट मीन, या सिर्फ ये लिख के क्वेश्चन मार्क लग के आ जाएगा। फिर आपको बताना पड़ेगा कि ये आपने कहां पढ़ा है, इसका मतलब क्या है, वो सारी चीजें आपको डिस्क्राइब करनी पड़ेगी। समझ में आ रहा है? इससे पहले एक और लैटिन वर्ड पढ़ा था हमने, क्या मतलब था उसका बताना, क्या क्या था वो लैटिन वर्ड? स्टेयर डिसाइसिस। इसका मतलब क्या था? टू स्टैंड बाय विच इज डिसाइडेड, या ऑलरेडी डिसाइडेड बोलोगे तो आपको हिट करेगा। टू स्टैंड बाय विच इज ऑलरेडी डिसाइडेड। ठीक है, दो लैटिन वर्ड पढ़े, अगला पढ़ लो। ये और मस्त है, देखो, आ जाओ बोलो। आउदी बोलो, अरे मेरे साथ बोलो ना यार। आउदी अल्तरम पार्थरम। अब खुद बोल लो, आउदी अल्तरम पात्रम। सर ये क्या पढ़ा रहे हो, ये कहां आ गए हम? सुनना, आप मान लो शिवम की कोई शिकायत है दिव्यांशु से, ये अलग केस बना रहे हैं हम, ठीक है। इसकी एक बहुत सुंदर सी गर्लफ्रेंड है, उसको ये छेड़ता है। कौन कौन छेड़ता है? दिव्यांशु। किसकी गर्लफ्रेंड को? भाई बुरा मत मानियो, और अगर मैडम आप देख रही हो तो आप भी बुरा मत मानना, शिवम की सो कॉल्ड जो भी हो, है ना, कहीं वो देख ना ले वीडियो, कहीं मेरे को पीट दे आगे, सर छिड़वा रहे हो। सही है क्या? अभी यहां तक मजा आ रहा है, मजे तो लेने दे थोड़े से। देखा नहीं जा रहा क्या तुझसे? कहां पहुंचे थे हम? छेड़ता है ना। तो ये गया पुलिस में, इसने केस कर दिया और इसने कंप्लेंट कर दी पुलिस में, पुलिस वालों ने इसे बुलाया। ठीक है, अच्छा मेरे को ये बुलाया नहीं, अभी थोड़ा सा रोक देते हैं। पुलिस वालों ने इसकी बात सुन ली, ये बताओ बड़ा चढ़ा के बोलेगा या नहीं बोलेगा? शिवम जाएगा तो कहेगा मेरी गर्लफ्रेंड को ऐसे ऐसे बोलता है, ये देखता है, उल्टा सीधा अनशन जो भी इसके मन में आएगा सब कुछ बोल देगा वहां पे। फिर जस्ट क्या करना चाहिए? पुलिस वाले को डिसीजन ले लेना चाहिए और इस पर एफआईआर करके इसे जेल भेज देना चाहिए। आप बताओ, ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस लग रहा है आपको? क्या करना चाहिए? दूसरी पार्टी को भी सुनना चाहिए, यानी उसको भी बोलने का मौका देना चाहिए। अब ये पहुंचा दिव्यांशु, इसको बुलाया गया, पुलिस वाले भाई साहब ने पूछा बताओ क्या बात है। इसने बताया सर वो आंख मारती रहती है बैठ के, बार बार सीटी मारती है, मैं पढ़ रहा होता हूँ ऐसे पेन से छेड़ती है मेरे को। मैं नहीं छेड़ता सर, उल्टा वो छेड़ती है मेरे को। अब समझ जाओ गलती किसकी है, इतना काफी है ना। कभी कभी पढ़ते पढ़ते फ्लाइंग किस भी कर देती है सर। क्या मैडम? क्या कह रहा है? मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूं, मैं पढ़ नहीं पाता, ये बोल रहा है वहां पुलिस वाले को। तो बाद में सुनना मेरी बात, जैसा शिवम ने वहां पे प्रिटेंड करा था, जो चीजें पुलिस वाले भाई साहब को दिखाई थी, क्या वो चीजें सही थी? बाद में दूसरी पार्टी को जब सुना गया, आप बताओ, सिनारियो एकदम से चेंज हो गया। कौन छेड़ रहा था किसको? उल्टा लड़की छेड़ रही थी इसको, ये नहीं छेड़ रहा था किसी को। समझ में आया? आइए, तो यही है आपका अगला लैटिन वर्ड, जिसका नाम क्या है, जिसको कैसे बोलेंगे हम? आउदी अल्तराम पार्थम। मेरी बात सुनना, एग्जाम्पल को याद रखना, एग्जाम्पल से आपको उस वर्ड का मीनिंग याद रहेगा। पहले मैंने नमो जोडेक्सिन कासोसुआ में कौन सा एग्जाम्पल दिया था बताओ? मारा भी इसने था, जज भी इसे बना दिया और डिसाइड भी ये करेगा। तो ये क्या था? नमो जोडेक्सिन कासोसुआ। अब अगला क्या है? आउदी अल्तराम, आउदी अल्तराम पार्थम। इसका मतलब क्या है? लिटरली मीनिंग हियर द अदर पार्टी और गिव द अदर पार्टी ए फेयर हियरिंग। अगर पुलिस वाले भाई साहब हमारे दिव्यांशु भाई को नहीं सुनते तो हो सकता है कि इन्हें बिना क्राइम करे सजा मिल जाती। और गलती किसकी थी? मैडम की। आइए लास्ट है बेटा,
कह रहा है एंड रीजन डिसीजन आर द रूल ऑफ नेचुरल जस्टिस। रीजन डिसीजन का मतलब होता है कि जो भी आप डिसाइड कर रहे हो अगर वो लॉ से हटके जा रहा है तो उसका आपको रीजन देना पड़ेगा। यानी कोई अगर बेंच है या कोई जज साहब है वो कुछ लॉ से हटके डिसाइड कर रहे हैं, जैसे इसको बेल दे दी थी, लॉ में लिखा था नहीं मिल सकती लेकिन इसको दे दी थी, तो उसका रीजन उन्हें लिखना पड़ेगा। समझ में आया? कह रहा है ए जजमेंट कैन ओवरराइड और अल्टर ए कॉमन लॉ बट इट कैन नॉट ओवरराइड और चेंज इन द स्टैट्यूट। इस लाइन का मतलब क्या है? अब ये लास्ट लाइन है, इस लाइन का मतलब क्या है? बोलो 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 बोलो। मैं बता देता हूं। मैंने आपको बताया कि सोर्स ऑफ लॉ में प्रेसिडेंट और जुडिशियल डिसीजन है, लेकिन क्या बताओ प्रेसिडेंट और जुडिशियल डिसीजन क्या लॉ को ओवरराइड कर सकते हैं? किसी एक्ट को ओवरराइड कर सकते हैं? हाँ बोलो, किसी एक्ट को ओवरराइड कर सकते हैं वो? जैसे मान लो इस वाले केस में इसे बेल मिल गई थी, लेकिन लॉ में ये लिखा हुआ है कि किसी ने अगर रेप जैसा अपराध करा तो उसे किसी भी ग्राउंड पे हम बेल नहीं देंगे, तो क्या वो वाला जो जुडिशियल डिसीजन है क्या वो एप्लीकेबल होगा? बेल वाला क्या उसमें लग जाएगा? क्या जज साहब ये कह सकते हैं कि मर्डर में बेल दे दी थी तो इसमें भी हम बेल दे देंगे? नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि लॉ में ये बात लिखी है कि वहां पे मिलेगी ही नहीं किसी भी ग्राउंड पे। गेम समझ में आया? तो कह रहा है कोई जजमेंट कभी भी लॉ को ओवरराइड नहीं कर सकती। कह रहा है ये जजमेंट कैन ओवरराइड और अल्टर ए कॉमन लॉ, यानी एक जजमेंट दूसरी जजमेंट को तो ओवरराइड कर सकती है लेकिन बट कैन नॉट ओवरराइड और चेंज दी स्टैट्यूट, यानी वो लॉ को ओवरराइड नहीं कर सकती। समझ में आया? ये सुनना, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस में हमने 3 बातें पढ़ी हैं। पहला कौन सा? नो वन कैन जज इन देयर ऑन केस, उसको उसके केस में ही हम जज नहीं बना सकते। दूसरा अवधि अल्तरम पार्तम, उसका मतलब क्या था? दूसरी पार्टी को भी सुनने का मौका दिया जाएगा और रीजन डिसीजन देना होगा। अगर कोई लॉ से हटके कोई डिसीजन दिया जा रहा है तो रीजन डिसीजन देना होगा। और लास्ट क्या पढ़ा? एक जजमेंट ओवरराइड कर सकती है कॉमन लॉ को। कॉमन लॉ का मतलब जजमेंट ही है। एक जजमेंट दूसरी जजमेंट को तो ओवरराइड कर सकती है लेकिन स्टैट्यूट यानी लॉ को ओवरराइड नहीं कर सकती। समझ में आया? प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस आपको समझ में आया? एक एक लाइन एक एक वर्ड बताइए, आगे चलते हैं। अब ये लास्ट पॉइंट है, ये बेटा इस पॉइंट से रिलेटेड है जो ये पॉइंट है, ठीक है? 8 पॉइंट नीचे वाली मिनिस्ट्री से रिलेटेड है। मैं आपको वैसे ही बता देता हूं, आप घर पे पढ़ लेना। सुनो, कह रहा है हमने लॉ बनाना सीख लिया, लॉ का मतलब सीख लिया, ये सीख लिया कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ कभी भी एक्सक्यूज नहीं हो सकता। हमने प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस भी पढ़ लिया। तो सर लॉ को एग्जीक्यूट भी तो कराना पड़ेगा। जो हमने लॉ बनाया, जैसे मैंने बोला डीएमए लगा हुआ था जब आपदा आई थी, यानी जब डिजास्टर आई थी, कोविड आया था, तो डीएमए लगा हुआ था। डीएमए क्या था? डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट। लेकिन उस एक्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए उसके साथ एजेंसियां भी लगी हुई थी। पुलिस वाला बाहर खड़ा रहता था, आके दिखाओ। पुलिस वाला डंडा लेके बाहर खड़ा रहता था, आके दिखाओ। उसे पावर मिली हुई थी। उसे पावर कौन दे रहा है? लॉ पावर दे रहा है एजेंसी को। तो लॉ का एग्जीक्यूशन बेटा लॉ को बनाने से ज्यादा जरूरी है। और उसका एग्जीक्यूशन कौन करता है? मिनिस्ट्रीज करती हैं। बहुत सारी मिनिस्ट्रीज हैं हमारे इंडिया के अंदर। कुछ मिनिस्ट्रीज को हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। समझ में आ रहा है आपको? कुछ मिनिस्ट्रीज को हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो ये क्या होती है? ये एग्जीक्यूट करने के लिए बॉडी बनाई जाती हैं, जो जितने भी लॉ हमारे इंडिया के अंदर बनाए जा रहे हैं उनको ये एग्जीक्यूट करवाती हैं। इनका काम क्या है? लॉ को एग्जीक्यूट करवा। डन? इसके साथ ही हम आज का लेक्चर बेटा समाप्त करते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने आज सुबह सुबह हमारे साथ कुछ ज्ञान की बातें करी। थैंक यू वेरी मच। डन? ये घर पे पढ़ लेना आप, लेकिन ये 8 पॉइंट इन्फोर्सिंग द लॉ। इन्फोर्सिंग का मतलब है एग्जीक्यूशन कराना। डन? चलो मेरे दोस्त।